Hello everyone. Uh, I hope I am audible. यस मैम। Okay. तो बारिश तो बहुत हो रही है, फिर भी हम ट्राई करेंगे जितना हद तक हमारा हो पाए आज का लेक्चर कंप्लीट, क्योंकि नेटवर्क में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है। बट वील ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज पॉसिबल। तो ज्यादा वेट नहीं करते हैं, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन करते रहेंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो वॉइस ऑडिबल है एंड स्क्रीन विजिबल है, प्लीज बता दीजिए मुझे। मैम दोनों विजिबल भी और ऑडिबल भी है। ओके ओके ग्रेट। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स। अभी तक हमने ऑलरेडी जनवरी फरवरी मार्च कवर कर लिया है, आज हम लोग अप्रैल के कवर करेंगे करंट अफेयर्स। तो इसमें सबसे पहली बात है कि यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया हेल्थ प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये क्या था? 500 हॉस्पिटल देहरादून में और 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स ऑफ 50 बेड्स ईच लेड द फाउंडेशन। इनकी जो फाउंडेशन स्टोन है, कहाँ कहाँ उसको ले किया गया? रुद्रप्रयाग, नैनीताल एंड श्रीनगर। तो देखो ये किस प्रोग्राम के अंडर किया जा रहा है? तो ये है आपका पीएम अभिम। उसकी क्या फुल फॉर्म है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ऑलराइट। तो ये कोविड के टाइम से ही कंटिन्यूएशन में ये चल रही है स्कीम। और यही है कि आप बेड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो है एक और चीज के अंदर आता है, दैट इज ईसीआरपी, दैट इज इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स पैकेज, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथनिंग द मेडिकल यूनिट्स ऑफ द फ्यूचर, कीपिंग इन माइंड द एक्सपीरियंसेस। तो ये भी इसके अंदर हम मेंशन कर सकते हैं। अगर बाई चांस पूछा गया कि हेल्थ के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, तो वहां पर आप ये पीएम अभीम के बारे में बता सकते हो और ईसीआरपी 2 के बारे में बता सकते हो। तो उसमें ठीक है भाई, आप डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इतना इतना करोड़ हैज बीन सैंक्शन, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी जस्ट नीड टू बी अवेयर दैट दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, इस तरीके की कोई स्कीम चल रही है। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो हमें याद रखनी है, वो ये है कि ई रक्त कोष ब्लड डोनेशन पोर्टल। ये दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली बात, ये दिखा रहा है कि ठीक है, द पीपल ऑफ उत्तराखंड, दे आर वेरी मच दे हैव एम्पैथी फॉर अदर्स। उससे क्यों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड डोनेटेड द मोस्ट ब्लड इन द कंट्री। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि उत्तराखंड के लोगों ने सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट किया है इन द इंटायर कंट्री। ओके, एंड दिस इज द ई रक्त कोष ब्लड डोनेशन पोर्टल। तो यहाँ पर यह है कि हमारा जो उत्तराखंड के लोग हैं, उनका बहुत अच्छा एक तरीके से सोसाइटी की तरफ अपने कर्तव्य को समझते हैं और ब्लड डोनेशन नॉल में हम लोग नंबर 1 है। तो ये हमारी एक खासियत है हमारी स्टेट की या यहाँ के लोगों की। उसके अलावा क्या है कि उत्तराखंड, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कवर 100% टीबी पेशेंट्स अंडर द निक्षय मित्र इनिशिएटिव। राइट। तो फर्स्ट स्टेट है जिसमें 100% टीबी पेशेंट्स को कवर कर लिया गया है फॉर फाइटिंग अगेंस्ट टीबी। ऑलराइट, दीज वर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ नेक्स्ट है 25,000 एमएसएमई इंडस्ट्रीज टू बी सेट अप इन उत्तराखंड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रीज इतना हद तक डेवलप नहीं है उत्तराखंड में। तो उसमें भी हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये जो एक तरीके की शॉर्ट कमिंग है, इसको डील किया जाए। वो क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए 25,000 एमएसएमई एंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश कर रहे हैं। किसकी हेल्प से? मैकेंजी ग्लोबल, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उसने ये रोड मैप तैयार करके हमें दिया है। इसमें कितना है? 7,500 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं और एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा। किस चीज पे फोकस रहेगा? पहली बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। थर्ड थिंग, कोऑपरेशन इन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। एंड फोर्थ थिंग, encouragement टू इन्वेस्टर्स। अब देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऑल्दो ऑल दीज थिंग्स आर इन अ वे कवर्ड, लेकिन वही चीज है कि भैया क्या करना है। सबसे पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उत्तराखंड में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे। दूसरी चीज क्या करोगे? कोऑपरेशन करोगे, मार्केटिंग। अब देखो, हम एक तरीके से मार्केट मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि देखो भाई, प्रोडक्ट्स तो हो रहे हैं। जो हमारे हिली एरियाज हैं, वहां इतना हमारे जो हर्बल मेडिसिन हैं या और भी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो ग्रो तो होते हैं। लेकिन मेन जो हमारा एक तरीके से इशू है, जो कि प्रैक्टिकली एक बैरियर क्रिएट करता है, वो क्या है कि हमारे पास मार्केट नहीं है। अगर हम उनको मार्केट प्रोवाइड करवा दें, तो ऑब्वियसली हमारा जो है एक तरीके से इसमें बहुत हद तक हमें फायदा हो सकता है। ऑलराइट, तो इस चीज पे फोकस किया जाएगा। अगर आपसे इवन इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि आप कुछ हर्डल्स बता सकते हैं जो हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए या इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, तो आप उसमें ये चीज कह सकते हो कि मार्केटिंग की जो हमारी फैसिलिटीज है, वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इतना हमारा आता नहीं। इन्वेस्टर्स को इंकरेज करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? ऑब्वियसली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और इन्वेस्टमेंट में इंकरेज करो, ताकि ढेर सारे इन्वेस्टर्स आ सके। वो अपना जब प्रॉफिट देखेंगे तभी वो आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। उसका प्रॉफिट कहाँ से दिखेगा? जब आप उनको एक
इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज दोगे कि हाँ भैया हम स्टार्टिंग में आपको जो है थोड़ा फीस में आपका वेव ऑफ कर देंगे, या आपका स्टार्टिंग में इतनी इतनी फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, उस तरीके से इंकरेज करो लोगों को आने के लिए। धीरे धीरे क्या होगा, देखो उत्तराखंड के लोग मेहनती तो है ही, तो अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी दे विल डेफिनेटली डू वंडरफुल इन दैट। इस वजह से ऑल दीज बैकलॉग्स नीड टू बी लुक्ड एट। नेक्स्ट चीज क्या है, जो हमारी मैकेंजी कंपनी है उसने ये बोला कि आप जो है 75% मैक्सिमम 75 लाख दो सब्सिडी, जो आपके जो स्मॉल सेक्टर्स हैं, जो मतलब आपका एमएसएमई में क्या होता है, मिनी स्मॉल माइक्रो में, सॉरी माइक्रो जो होती है, तो यहाँ पर पूरा मेंशन नहीं है, बट उसका ये कहने का मतलब है कि 75% सब्सिडी दो किसको, जो माइक्रो यूनिट्स हैं। उसके बाद 40% सब्सिडी दो स्मॉल स्केल वालों को, और 20% सब्सिडी दो मीडियम इंडस्ट्रीज को। तो मैक्सिमम क्या लिमिट है, जो आपके माइक्रो उनके लिए क्या है 75 लाख, यहाँ पर ये ऐड कर लेना, ठीक है पॉइंट, ये जो टेक्स्ट है उसमें ये चीज मेंशन नहीं है, तो ये 75% जो कहना चाह रहा है वो माइक्रो के लिए कहना चाह रहा है। तो 75 लाख मैक्सिमम माइक्रो को दो, 4 करोड़ कितना इन्वेस्टमेंट में सब्सिडी दो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दो, और 10 करोड़ जो है वो मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए दिया जाए, हिली एरियाज को, हिली एरियाज में सेटअप करने के लिए। अच्छा, कौन सा एरिया है जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तरफ डेवलप किया जाएगा, वो है आपका प्रयाग फार्म उधम सिंह नगर में, जो कि बहुत क्लोज है पंतनगर और रुद्रपुर से। नेक्स्ट हम आते हैं द नंबर ऑफ वाइब्रेंट विलेजेस। जैसे कि अभी हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, तो किसी ने ये चीज मेंशन करी थी कि वाइब्रेंट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है। तो जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर उनके डेवलपमेंट के लिए बेसिक फंडा या ये बेसिक स्कीम चलाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ जहाँ डेवलपमेंट होना है, तो ये ध्यान रखना। एक है आपका माणा, मलारी और गुंजी। तो ये जो है इंक्लूड करे गए हैं फ्रंटियर विलेज पॉलिसी के अंदर। ये तो हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। अब हम बात करते हैं स्टेट में क्या चल रहा है। तो स्टेट में क्या हुआ है कि आपका मुख्यमंत्री सीमांत गांव विकास योजना, वहां पे क्या कर रहे हैं वो टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्रीज करने की बात चल रही है। अच्छा, एक जो आप मेंशन कर सकते हो इवन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कि देखो भाई पहले क्या कहा जाता था कि माणा जो था, माणा विलेज जो था चमोली में, उसको कहा जाता था कि दिस इज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। लेकिन अब क्या किया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि माणा जो है उसको फर्स्ट विलेज कहा जाएगा। ठीक है, ऑल्दो नाम चेंज करना इज नॉट अ बिग डील, बट ऑब्वियसली दिस इज अ चेंज इन द पर्सपेक्टिव कि ठीक है भैया लास्ट विलेज मतलब लास्ट में इसका डेवलपमेंट होगा एंड ऑल। बट अगर हम उसको फर्स्ट विलेज बोल रहे हैं तो एक तरीके से मानसिकता में बदलाव लाया जा रहा है कि फर्स्ट विलेज है मतलब फर्स्ट है तो मतलब इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो यही है उसमें कहने का अर्थ कि अब भैया इस एरिया को भी डेवलप किया जाएगा। उसके अलावा क्या है, चारधाम यात्रा, ये हमारे सीएम बोला है कि जितने भी लोग चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं पूरा उनको इनकरेज किया जाएगा कि इवन जो बॉर्डर विलेजेस हैं उसमें अपना जाएं, विजिट करें, और उनकी जो 5% ऑफ देयर ट्रेवल ट्रैवल एक्सपेंसेस जो हैं उनको वहां के लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने में यूज करें या व्यय करें, ऑलराइट, खर्च करें बेसिकली। तो ये हमारे इस तरीके से लोगों को वहां इंकरेज करना है कि वहां के लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए उनको कहा जाए कि ठीक है भैया यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स आप बाय करिए, उससे वहां के लोगों को ऑब्वियसली इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगी उनके लिए, और उनकी जो कंडीशंस हैं वो इंप्रूव होंगी, तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम भी रिड्यूस हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं हम आउटलाइन ऑफ उत्तराखंड ड्रोन प्रमोशन एंड यूसेज पॉलिसी 2023 गेट्स प्रेजेंटेड। तो इसमें क्या था कि ड्रोन प्रमोशन एंड यूसेज पॉलिसी के लिए 5,000 यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और ड्रोन प्रोडक्शन किया जाएगा स्टेट में। इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 500 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग में और 500 करोड़ का सर्विसेज में। फिर क्या है, प्रमोशन करने के लिए ड्रोन्स का स्टेट ड्रोन कोऑर्डिनेशन सेल विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द स्टेट अंडर आईटीडीए। ऑलराइट, उसके बाद क्या है कि रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे दी जाएगी। तो ड्रोन्स का एक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है बिकॉज ये जो है इट इज अ वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आने वाले टाइम में ड्रोन्स का बहुत यूज होने वाला है, तो उसको इंकरेज करने के लिए हम लोग बेसिकली ये चीज कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस विल बी इंकरेज्ड टू रन ड्रोन रिलेटेड कोर्सेज एंड ट्रेनिंग कोर्सेज। तो ये जो है नैक के सर्टिफाइड जो हो गया आपके इस तरीके की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इसका स्टार्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बद्रीनाथ विल टेक द फॉर्म ऑफ स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन। तो बद्रीनाथ धाम को डेवलप किया जाएगा किस किस तौर पर, स्पिरिचुअल हिल सिटी के नाम पर उसको डेवलप किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इट कि ठीक है भाई बद्रीनाथ में इतना हम लोग करेंगे, ऑल वेदर रोड्स का स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर, और भी रोप वे प्रोजेक्ट्स एंड ऑल विल बी हैपनिंग, तो इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट ठीक है हाँ की स्पिरिचुअल हिल टाउन और इसके डेवलपमेंट की बात चल रही है। नेक्स्ट हम आते हैं, राइटर्स ऑफ फोक लैंग्वेजेस विल गेट उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान एवरी ईयर। तो यही है कि भैया हमारे की लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो कुमाऊनी गढ़वाली या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो डायलेक्ट्स हैं, जो फॉर एग्जाम्पल हिंदी पंजाबी उर्दू एक्सेट्रा व्हाट इन आवर स्टेट, तो उसको उनके जो ऑथर्स हैं या जो उनके जो पोएट्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए ये सम्मान की बात करी गई है। तो ये है कि बेटे ठीक है कल्चर को भी प्रिजर्व करने के लिए इस तरीके की इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है। नेक्स्ट है डिमर विलेज
was selected as a model। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कल्चर को प्रिजर्व करने की बात हो रही है, तो संस्कृत जो है वो सेकंड लैंग्वेज, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर करी जाती है हमारी स्टेट। वॉइस ऑडिबल है तो बता दीजिए। आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू हो गया था। जी ऑडिबल है। ओके आपने कहाँ तक सुना था? बिकॉज आई वॉज गोइंग ऑन स्पीकिंग, फिर मुझे लगा शायद डिस्कनेक्ट हो गया। ये डिमर विलेज की बात हो गई थी, ये कवर हो गया था, इससे पहले का टॉपिक हो गया था, सुन लिया था आप लोगों ने कि अब हाँ जी सम्मान दिया जाएगा। साहित्य गौरव सम्मान की बात हो गई थी, ये सुना था आप लोगों ने? ओके सो हम लोग बात कर रहे थे कि ठीक है, संस्कृत मॉडल विलेजेस विल बी सिलेक्टेड एंड इनको डेवलप किया जाएगा। तो संस्कृत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी स्टेट की, तो इसीलिए संस्कृत डायरेक्टोरेट ऑफ द स्टेट ने ये टारगेट रखा है कि 13 मॉडल संस्कृत विलेजेस बनाए जाएंगे। और उसके लिए जो सबसे पहला है नाम, वो सिलेक्ट हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट डिमर विलेज का। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो यहाँ के माना जाता है कि डिमरी ब्राह्मण जो है यहाँ के, वो एक्चुअली पूजा करवाते हैं हमारे माता मूर्ति से लेकर के बद्री धाम तक भी, और जोशीमठ नरसिंह टेम्पल की भी। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है संस्कृत बहुत ज्यादा प्रचलित है, यूज करी जाती है, तो इसीलिए इसको फर्स्ट संस्कृत मॉडल विलेज के तौर पर सिलेक्ट किया गया कि यहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे हम संस्कृत का। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं हम लोग रीडेवलपमेंट प्लान फॉर हरिद्वार ऋषिकेश कैपिटल सिटी टू बी बिल्ट इन दून। तो ठीक है भैया, आप जो है हरिद्वार ऋषिकेश को और कैपिटल सिटी को रीडेवलप करवा रहे हो, तो उसमें कुछ बताया हुआ है कि ठीक है, हेरिटेज मास्टर प्लान हम लोग डेवलप करेंगे, इतने इतने जो एरियाज हैं, जैसे यहाँ के जितने भी फेमस टेम्पल्स हैं उनको हम लोग इसमें डेवलप करेंगे। ऑलराइट, तो इसमें कुछ खास है नहीं कि हाँ भैया डेवलपमेंट चल रहा है, दैट इज व्हाट इज गिवन इन दिस, नॉट मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इसको देखो, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करा था हेल्थ एटीएम के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एटीएम से ये मत समझ लेना कि पैसे मिलेंगे। हेल्थ एटीएम से ये मतलब है कि वहां पर आपको फ्री में टेस्ट करवा सकते हो आप अपनी कोई भी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट है, किसी का शुगर का टेस्ट है, या फिर किसी और को कुछ भी और भी जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें से कुछ करवाना है, तो इस तरीके के हेल्थ एटीएम जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज ने, चाहे चारधाम यात्रा हो या और भी एरियाज हो, वहां पर इनको स्टैब्लिश कर दिया है। वहां क्या होगा, टेलीमेडिसिन की हेल्प से कोई चाहे तो वो डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकता है, और इसी चीज को आगे जो है डेवलप करने की कोशिश है, ताकि दूरस्थ जो क्षेत्र हैं वहां भी अगर किसी को जरूरत पड़े तो उसको फ्री में ये टेस्ट करने की सुविधा उपलब्ध हो। ऑलराइट, जो टेस्ट हैं वो इस तरीके के हैं, जैसे किसी को अगर ब्लड प्रेशर नापना है, टीएलसी डीएलसी, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, HbA1c, ब्लड ग्रुप, लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रेगनेंसी टेस्ट, किडनी टेस्ट, हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया, मलेरिया, बीएमसी, बीएमआई, टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, बॉडी वाटर कंटेंट, ECG एक्सेट्रा। राइट, एंड दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसीलिए उसको हेल्थ एटीएम बेसिकली इनॉग्रेट किया गया है, दैट इज अंडर सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। खत्म हुए क्या?
ओके, सॉरी अबाउट द नेटवर्क इशू। बहुत बारिश हो रही है तो बार बार नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, इंटरनेट। तो आई होप आवाज आ रही है आप लोगों तक। Yes, ma'am. Okay, so we were talking about the three proposals for an alternative route from Haridwar to Srinagar were prepared on the banks of the Ganges. All right. तो इसमें क्या है, इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि ठीक है, ऑल्टरनेट रूट क्यों जरूरत पड़ती है। तो उसमें बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि भैया ठीक है, मेन रोड अगर इवेंट ऑफ डिजास्टर में क्लोजर हो गया उसका, तो दूसरी रोड की वजह से पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द ट्रैवल एंड स्ट्रेटेजी, ट्रैवल की तरफ से हम लोग इसको कह सकते हैं कि ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ऑल्टरनेट रूट्स इसीलिए डेवलप किया जाता है, इसमें और कुछ खास है नहीं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, देखो भाई किस बारे में बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट चमोली हर्ब्स विल नाउ बी सोल्ड अक्रॉस द कंट्री। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज रजिस्टर्ड 48 कल्टिवेटर्स। ऑलराइट। वॉइस ऑडिबल है ना आप लोगों को? स्क्रीन भी विजिबल है शायद? ओके ग्रेट, सम इशू अगेन। जी मैम। ओके ओके, स्क्रीन विजिबल, एक सेकंड रुको, स्क्रीन शायद विजिबल नहीं है, एक मिनट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो चमोली के जो हब्स हैं उनको सेल किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रजिस्टर कर दिया 48 कल्टीवेटर्स को। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो भाई, यहाँ बात हो रही है कुटकी की। कुटकी, अब जो जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड है या जिनका इस तरीके का बैकग्राउंड है कि उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे उस दिन हमारे एक साथी हैं, वो ही वाज वर्किंग एज अ वन आरक्षी यानी फॉरेस्ट गार्ड के तौर पर वो हैं। तो भैया ये इंपॉर्टेंट बन जाता है उस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उत्तराखंड में मेडिसिनल हर्ब्स एंड प्लांट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये जो है कुटकी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और भी हर्ब्स इनका क्या कर रहे हैं। Ministry of Ayush has given them 70% subsidy for cultivation of kutki. Now, what is kutki? I'm saying kutki again. तो इसका क्या यूज है आपसे पूछा जा सकता है। तो what is it used for? It is used as a blood purifier, strength, tithe and sugar medicine. It is also used in the treatment of jaundice, hepatitis, allergies, asthma and स्किन डिजीजेस। उसके अलावा आर्थराइटिस, ब्लड डिसऑर्डर्स, हिकअप्स एंड वॉमिटिंग। ऑलराइट। तो इस वजह से दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या है आपको ध्यान रखने का कि ठीक है भाई, आयुष मिनिस्ट्री या इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड सब्सिडीज सो दैट medicinal herbs can be developed and they can be sold across the entire country। उससे क्या होगा, यहाँ के लोगों को ऑब्वियसली एक तो बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि जो इस तरीके के हर्ब्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे ही ग्रो कर पाते हैं। और अगर लोगों को ये पता चले कि ठीक है, हमें इससे मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है, तो ज्यादातर लोग इसके कल्टीवेशन या इसकी तरफ एक तरीके से उनका रुझान बढ़ेगा। उससे ऑब्वियसली उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ भी हमारा ध्यान जाएगा। साथ ही साथ इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स क्रॉप्स की तरफ भी हमारे डेवलपमेंट की ओर जा करके उत्तराखंड का एक स्पेसिफिक नेम बन सकता है कि ठीक है भाई, मे बी आने वाले टाइम में हम लोगों को इसके लिए जीआई टैग मिल जाए। ओके, यू नेवर नो, मे बी देयर समथिंग विच इज ग्रोइंग ओनली इन आवर एरिया, तो बाद में हम जीआई टैग के लिए भी उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। तो दैट इज गोइंग टू गिव a very good image, that is going to create a very good image for Uttarakhand also। okay, तो कई सारे तरीके से दिस इज इंपॉर्टेंट। और मेन बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है कि मेडिसिनल हर्ब्स, और जो आयुष मंत्रालय है हमारा, जिसमें हमारे ये जो आयुर्वेदिक, यूनानी एंड सिद्ध एंड होम्योपैथी एंड ऑल जो हमारा इसमें होता है, तो उसको इनकरेज करने के लिए और क्या गवर्नमेंट कर रही है, ये भी हम ध्यान में रख सकते हैं। कहीं पर हो सकता है कि आंसर देने की जरूरत पड़े, तो ये चीज मेंशन करी जा सकती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ये है फॉरेस्ट फायर। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट फायर रिसेंट टाइम में बढ़ गई हैं। अगर डेटा देना चाहो तो डेटा क्या है कि अप्रैल 2023 तक का 183.35 हेक्टेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट एरिया हैज बीन डैमेज्ड। ओके, बिकॉज ऑफ 120 इंसिडेंट्स। तो इसमें ये कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 200 हेक्टेयर्स, अगर हम एक ऐसे करके नॉट एग्जैक्ट फिगर देना चाहो, एक लमसम मतलब एक तरीके से आप उसके
देना चाहोगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना इतना हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये क्यों हुआ है, क्या रीजंस है? ड्यू टू इरेगुलर रेनफॉल पैटर्न्स इन द स्टेट, इंसिडेंट्स ऑफ फायर हैज इंक्रीज्ड इन विंटर्स ऑल्सो। अदरवाइज पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ समर्स के टाइम पे, आई डोंट नो व्हाई इट इज गेटिंग डिस्कनेक्टेड अगेन एंड अगेन, just wait a minute, okay? Screen is getting disconnected, I don't know what is happening. Is the screen visible now? Am I audible? Yes. Yes, Okay. ma'am. Okay. So what we were talking about is कि ठीक है भाई, there's a lot of change in the weather patterns, there's a changing trend of the weather, the temperature is also increasing continuously. ये तो obviously concept है। पहले क्या होता था कि जो हमारे फायर्स होते थे वो सिर्फ समर मंथ्स में ही, एक तरीके से यूजुअली समर मंथ्स में इतना ज्यादा इंपैक्ट होता था, बट अब क्या हुआ है कि विंटर्स में भी इनका इंसिडेंस इंक्रीज हो चुका है। उस वजह से क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा environmental destruction as well as pollution that is happening, and rampant destruction of forest also results in a loss of the important species. Okay, there is a loss of so much of biodiversity because of this, that eventually what is going to happen, that it is quite possible that certain endemic species they might be lost due to this. All right, and उसके अलावा pollution का तो concept है ही, एंड टेम्परेचर जो फॉरेस्ट फायर होगी उस वजह से और भी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के इंसिडेंट्स बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम में। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि ओली में जो है, जो हमारे वहां पर जो हम लोगों का स्कीइंग का कंपटीशन होता था, दैट हैड टू बी कैंसिल्ड बिकॉज देयर वाज नो स्नोफॉल ड्यूरिंग द विंटर्स। नाउ द पॉसिबल रीजन बिहाइंड दिस, नाउ सी द एनवायरनमेंट इज नॉट आइसोलेटेड टू वन पर्टिकुलर प्लेस, ओके, ऑब्वियसली देयर इज अ माइक्रो क्लाइमेट, बट दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द मैक्रो क्लाइमेट एज वेल। तो जो फॉरेस्ट फायर्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो रही, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट इन द अदर एरियाज ऑफ द एंटायर स्टेट, अदर रीजन्स आर आल्सो गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। इस वजह से क्या है आपका कि ये ध्यान में रखना है कि फॉरेस्ट फायर का सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि फॉरेस्ट फायर हो रही तो भैया उधर का एरिया डिस्ट्रॉय हो गया, उसके वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट्स हैं। तो वो चीज आप मेंशन कर सकते हो। आपसे अगर ये पूछा जाए कि भैया ठीक है रिसेंट टाइम्स में फॉरेस्ट फायर क्यों बढ़े और सॉल्यूशन बताओ उसके, तो क्या सॉल्यूशन दोगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे इसको हम लोग, तो इस पे थोड़ा सोचना आप लोग, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि 288 ब्रिजेस वर बिल्ट ऑन द स्टेट हाईवेज, ठीक है भाई, इतने इतने ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दैट इज कमिंग अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, कैपिटल हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जा रहा है ताकि बॉर्डर एरियाज भी प्रॉपर्ली कनेक्टेड हो पाए। क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी दे दें। दूसरा क्या है हम लोगों का, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली उत्तराखंड हैज अ बॉर्डर विद चाइना, तो इस वजह से इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क्स हैं दैट इज ऑल्सो वेरी मच नीडेड फॉर द स्टेट। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट वाइज पर कैपिटा इनकम फिगर्स। अब ये हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, somebody had mentioned about this also, तो इसको भी जो है फैक्ट को याद कर लेना, वहां पे हो सकता है आप आपका वेटेज बढ़ेगा, जो भी आप बोल रहे हो फैक्ट्स अगर वहां पे प्रोवाइड करोगे, डेटा प्रोवाइड करोगे, कुछ भी ऐसे रैंडम नहीं, अगर जेन्युइन डेटा है तो वहां पे बोल सकते हो। जैसे क्या हुआ है कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून सिटीज, ये इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, फोर फ्रंट में है, मतलब ये तीन जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, है ना, कौन कौन से, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, यहाँ पे बहुत अच्छी पर कैपिटा इनकम देखी गई है। सबसे कम कहाँ देखी गई? रुद्रप्रयाग में सबसे कम थी। पर कैपिटा इनकम जो हमारी इनकम थी वो 2022-23 में कितनी हो चुकी है, एस्टिमेट करा जा रहा है कि ठीक है 2,33,000 के अराउंड हम इसको एस्टिमेट कर रहे हैं। अब ये कंपैरिजन क्या इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन करना है हम लोगों को कंट्री के साथ। कंट्री की क्या है पर कैपिटा इनकम देखी जाए तो 1,70,620। सो कुछ दिन पहले डिस्कशन में चल भी रहा था कि उत्तराखंड का एक तरीके से क्या, उत्तराखंड एक बेस्ट स्टेट बनने की तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि 2025 तक बेस्ट स्टेट बन जाएगा। तो वहां पे ये भी चीज मेंशन कर सकते हो कि ठीक है जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है उससे कई हद तक हम लोग आगे हैं, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि हाँ भैया मे बी इन द टाइम्स टू कम और मे बी बाय द ईयर 2025 वी बिकम द बेस्ट स्टेट, ठीक है। तो उसमें ये पॉजिटिव आंकड़ा है हमारे पास जो हम शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा ठीक है डिफरेंट सिटीज का डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट है उनका दिया हुआ है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से हो अगर उसका याद कर पाओ तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट आता है कि कंसेंसस ऑन द प्लान टू रन ड्राइवरलेस स्पॉट टैक्सीज इन देहरादून ऑन द लाइंस ऑफ सिंगापुर। तो देखो भाई इसमें क्या है कि जिस तरीके से मेट्रो होती है, मेट्रो में तो ऑल्डो हमारे होते हैं, मेट्रो चालक होते हैं, लेकिन ये जो पॉड होंगे, पॉड टैक्सीज जो होंगी, इसको सिर्फ 6 किलोमीटर के एरिया में पहले ट्राई किया जाएगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा, 4 to 6 पैसेंजर्स जा सकते हैं, इसमें कोई भी चालक नहीं होगा या कोई भी ड्राइवर नहीं होगा। तो एक तरीके से हम इनोवेशन या न्यू साइंस एंड टेक की तरफ, जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, उसका ही एक एग्जाम्पल है पॉड टैक्सी, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना अगर कहीं पे मेंशन करना चाहो कि ठीक है ये भी हो रहा है हमारी स्टेट में, तो हम काफी अग्रसर हैं इन सब चीजों में भी। नेक्स्ट है ए हेल्प प्रोग्राम। अब देखो ये
अगर आने वाले टाइम्स में प्रीलिम्स होता है तो उसमें हो सकता है ये पूछा जाए कि ए हेल्प प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। तो ए हेल्प से क्या मतलब है, accredited एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सपेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। तो बेसिकली लाइफ स्टॉक के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मवेशी होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उससे रिलेटेड ये प्रोग्राम है। इसमें क्या करना है, इन्फेक्शियस डिजीजेज जो एनिमल्स में है उसको प्रिवेंट करना है, आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन करना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर। तो वो जो है ट्रेनिंग दी जाएगी इन सब चीजों के लिए ए हेल्प प्रोग्राम के थ्रू, राइट। और एनिमल इंश्योरेंस एंड ऑल दिस एनिमल हस्बेंड्री के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दोगे तो ये उसी से रिलेटेड है। एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, कुछ खास है नहीं इसमें, बस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई ए हेल्प किस चीज से रिलेटेड है, तो वो आंसर कर लेना अकॉर्डिंगली, अगर प्रीलिम्स कंडक्ट होता है अभी रिसेंट टाइम्स में। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, लॉन्च्ड, सीएम लॉन्च्ड गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा प्रोग्राम। तो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि गंगा के क्लीनिंग एंड ऑल से रिलेटेड है। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करी गई है, इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो भाई, सैटेलाइट सेंटर्स फॉर अरोमेटिक क्रॉप्स विल बी सेट अप इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अरोमा प्लांट सेंटर जो है सिलाकी में है, ठीक है, उसके सैटेलाइट सेंटर्स से क्या अर्थ होता है, सैटेलाइट सेंटर्स मतलब मेन सेंटर तो सिलाकी में है, अब सैटेलाइट मतलब छोटे छोटे और भी सेंटर्स 5 अलग अलग जगह पे बनाए जाएंगे। ठीक है, वो कौन कौन सी जगह है 5, वो जो जगह है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में खतेड़ा करके जगह है, वहां किसके लिए बनाया जा रहा है, तेज पत्ते के लिए। बिसाड़ जो है अल्मोड़ा में, सॉरी पिथौरागढ़ में, वो तिमूर के लिए करा जाएगा उसको डेवलप। फिर उसके बाद सुरई के लिए रैथल इन उत्तरकाशी, परासरी इन चमोली एंड दमास्क गुलाब एट टाकुला इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब एक बार ये कंफर्म कर लेना, मुझे ऐसा लगता है कि टाकुला जो है वो शायद नैनीताल में है, बट यहाँ पे अल्मोड़ा दिया हुआ है, मे बी अल्मोड़ा में भी हो, बट जितना मुझे पता है आई थिंक टाकुला इज इन नैनीताल। तो इसको एक बार रीचेक करना पड़ेगा, एक बार आप लोग देख लेना। अब क्या है दूसरी चीज, कोई भी कल्टीवेशन अगर हो रहा है ना उत्तराखंड के स्टेट में, तो एनिमल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें तो मेन इश्यूज क्या आते हैं। सबसे पहले बात वाइल्ड एनिमल्स की, मंकीज का मेनेस आप सबको पता ही है, आप सभी उत्तराखंड के हो, आपको पता है कि मंकीज की वजह से कितना ज्यादा मेनेस है। थर्ड थिंग है लैक ऑफ इरिगेशन, ऑलराइट, दीज आर सर्टेन बिग प्रॉब्लम्स। तो इसी वजह से जो ये अरोमा सेंटर्स बनाए जाएंगे, यहाँ पे क्या है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करी जाएगी लोगों को, ताकि जो फार्मर्स हैं अगर वो इंटरेस्टेड हैं अरोमेटिक प्लांट्स ग्रो करने के लिए, तो उनको देहरादून ना जाना पड़े या सिलाकी ना जाना पड़े। उनको जो सीड्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, अरोमेटिक कल्टीवेशन के बारे में जो भी निटी ग्रिटीज होती हैं उसको जानने के लिए वो इन सैटेलाइट सेंटर्स में जाकर के वहां से प्रॉपर इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, और फिर अपना जो है इन सब पर्टिकुलर अरोमेटिक क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, इवेंचुअली इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं उत्तराखंड, 603 प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल्स टू बिकम क्लस्टर एक्सीलेंट स्कूल्स, ऑलराइट, ठीक है। तो और बाकी सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, प्लेग्राउंड प्रोवाइड करे जाएंगे, प्रॉपर टीचर्स दी जाएंगी, सफिशिएंट नंबर ऑफ एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचर्स दिए जाएंगे एंड ऑल। तो इसको एक बार रीड कर लेना, बस वही है कि ठीक है फैसिलिटीज दी जाएंगी। सिमिलरली इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करी गई है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर इनको रखा जाएगा, दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड फूड लैब गेट्स न्यू हॉलमार्क। अच्छा अब समझो, एनएबीएल क्या है, नेशनल एक्रेडिटेशन फॉर बोर्ड फॉर टेस्ट फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। अब इसमें क्या था, जो हम लोगों का रुद्रपुर बेस्ड फूड एंड ड्रग एनालिसिस लेबोरेटरी थी, उसके पास सर्टिफिकेट तो था, ठीक है। ये जो हमारी इंडस्ट्री थी रुद्रपुर में, सेटअप हुई थी 2010 में, 2010 में ये सेटअप हो गई थी। एनएबीएल का सर्टिफिकेट इसको मिल गया था 2018 में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए। जैसे कि अगर आपने न्यूज फॉलो करी होगी तो अभी कुछ टाइम पहले क्या था कि आंचल के प्रोडक्ट्स में अडल्ट्रेंट्स पाए गए, तो उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने आंचल कंपनी के दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स थे, डेयरी प्रोडक्ट्स जो थे, वो लेने बंद कर दिए, उससे उसको काफी लॉस भी हुआ। तो ये टेस्टिंग किसने करी थी, तो यही रुद्रपुर बेस्ड लेबोरेटरी ने इसको टेस्ट किया था। लेकिन अडल्ट्रेशन सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट्स में या डेयरी प्रोडक्ट्स में तो होता नहीं है, अडल्ट्रेशन कैन हैपन इन इवन स्पाइसेस, ऑयल, फैट्स, पल्सेस, ऑलराइट। तो अभी क्या था कि ये जो लैब थी इसके पास इसका सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन अब क्योंकि एनएबीएल ने इनको ये सर्टिफिकेट दे दिया है, तो अब अगर इस तरीके का कोई अडल्ट्रेशन पाया जाता है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स में, तो वो अब इसको चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में, ऑलराइट, क्योंकि जो है इसको एनएबीएल ने इतना सर्टिफाई कर दिया है कि अगर इसकी तरफ से कोई अगर ऐसा सर्टिफिकेट, अगर मतलब कोई अडल्ट्रेंट पाया गया, इन्होंने कुछ कमी पाई किसी भी फूड प्रोडक्ट में, तो वो मायने रखेगा, ऑलराइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उत्तराखंड में अडल्ट्रेशन का बहुत ज्यादा इशू चल रहा था, ठीक है। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें अडल्ट्रेशन काफी हद तक पाया जाता है, दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल दोज हु आर कंज्यूमिंग दैट। सेकेंडली, इस तरीके से जो है अडल्ट्रेंट्स मिलाते हुए, ऑब्वियसली it is not only harming the people who are consuming it, it is also leading to a negative impact on the environment as well,
किस तरीके से एनवायरमेंट की बात है, ऑब्वियसली जो हमारे एनिमल्स होंगे उनको भी किसी ना किसी तरीके से इंपैक्ट होगा, बिकॉज द फूड दैट वी आर कंज्यूमिंग, कुछ कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पल्सेस एंड ऑल है उसको हम अपने जो एनिमल हस्बेंड्री में यूज करा जाता है उनको भी फीड किया जाता है वो चीज। तो इस तरीके से क्या है, इट इवेंचुअली एंटर्स द फूड चेन, इंपैक्टिंग द एंटायर इकोसिस्टम। तो इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वेलकम स्टेप। नेक्स्ट, रिवर राफ्टिंग फेयर वेव्ड ऑफ ऑन ऑल द रिवर्स एक्सेप्ट द गैंजेस। तो ठीक है, इसको एक बार देख लेना, राफ्टिंग कहाँ चलती है, ऑब्वियसली जो है आपका जो ऋषिकेश वाला एरिया वहां पे चलती है, और भी बहुत सारे रिवर्स के बारे में बता रखा है, तो उसको जो है वेव ऑफ कर दे ताकि टूरिज्म को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट है उत्तराखंड माना इज नाउ नॉट द लास्ट बट द फर्स्ट विलेज। तो वही मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये किया, तो जैसे यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, पहले माना विलेज को लास्ट विलेज कहा जाता था, जो यहाँ पर लिखा है सीमांत ग्राम माना। उसके बाद क्या हुआ है, लेटेस्ट फोटो क्या कह रही है, फर्स्ट इंडियन विलेज माना, यानी भारत का प्रथम गांव माना। तो वो यही है कि भाई नाम बदलने से क्या, तो एक तरीके से लोगों के माइंड के साथ कह सकते हैं कि हम लोग जो है एक पर्सपेक्टिव बदलने की बात है। लास्ट का मतलब इसका लीस्ट डेवलप्ड कहते हैं लास्ट को, ठीक है। तो अब फर्स्ट कहेंगे मतलब यहाँ के डेवलपमेंट की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, आयुष्मान कार्ड विल नाउ गेट फ्री ट्रीटमेंट इन आर्मी एंड पैरामिलिट्री हॉस्पिटल्स। तो आयुष्मान की कार्ड की वजह से जो है फ्री ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख मिलता है जो जो कार्ड होल्डर्स हैं उनको। तो अब ये जो है आर्मी और पैरामिलिट्री हॉस्पिटल्स कुछ सिलेक्टेड हैं एरियाज, वहां पे भी ये अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं फॉर फ्री, ऑलराइट, अप टू 5 लाख। देन इनॉग्रेशन ऑफ एसडीआरएफ हेडक्वार्टर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर इन जॉली ग्रांट। तो ठीक है भाई, ये नॉट मच इंपॉर्टेंट। एसडीआरएफ जो है हमारा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड जो है, या रिलीफ फोर्स जो है बेसिकली, उसके हेडक्वार्टर्स जॉली ग्रांट में है। तो वहां पर एक तरीके से ये इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी रेस्क्यू ऑपरेशन एंड ऑल को लेकर के। सो दैट इज व्हाट इज गिवन इन दिस, नॉट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। हाँ, एक चीज ये है कि हाँ रिस्क अलाउंस भी बढ़ा दिया गया है। जो आपके जो आपके नॉन गेजेटेड ऑफिसर है उनको तो मिलेगा 1000 तक का, और जो गेजेटेड ऑफिसर है उनको 1500 तक का मिलेगा, अगर वो कहाँ सर्व करते हैं, एट अ हाइट ऑफ मोर देन 11,000 फीट। तो ये भी ध्यान में रखना कि ठीक है उनको अलाउंस भी मिलता है। द सिक्स कंपनी का एक तरीके से फॉर्मेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें 1/3 जो है वुमेन एम्प्लॉइज होंगे, और डेप्यूटेशन पीरियड को 7 ईयर्स से बढ़ा के 10 ईयर्स कर दिया है। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी का ऐसा बैकग्राउंड है, कोई अगर एक्स सर्विसमैन है हमारे साथ में, या फिर कोई ऐसे हैं जो जिनका कुछ ऐसा आर्मी बैकग्राउंड रहा है या एसडीआरएफ से रिलेटेड कुछ भी उन्होंने इस तरीके के काम करे हुए हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों का अचीवमेंट्स में कुछ लोग ऐसा भी मेंशन करते हैं दैट आई वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, या मैंने जो है डिजास्टर के टाइम पे इस तरीके से किया और मुझे कुछ इस तरीके का अवार्ड मिला हुआ है। उनसे हो सकता है ये चीज पूछी जाए, तो वो उस पर थोड़ा ध्यान दें। फिर ये जो है भैया ठीक है, पीसीएस एग्जाम ओल्ड पैटर्न पे ही होगा। पहले ये था कि यूपीएससी के पैटर्न को हम लोग लागू करेंगे, बट वही हुआ कि जैसा पैटर्न है वैसे ही चलता रहेगा। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चंदन रामदास पास्ड अवे। ठीक है भाई, ये बागेश्वर से थे एंड जिनका देहांत हो गया, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है। देन हम आते हैं, गवर्नर लॉन्च चार धाम साथी मोबाइल ऐप। तो पर्पस क्या है इस मोबाइल ऐप का, हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। किसके बारे में, नियरेस्ट विवेकानंद हेल्थ मिशन हॉस्पिटल के बारे में। क्यों, इसी के बारे में क्यों, क्योंकि ये जो है फ्री ट्रीटमेंट सर्विसेज दे रहे हैं चार धाम यात्रा साइट्स के बारे में, और इमरजेंसी नंबर एंड ऑल विल बी प्रोवाइडेड। तो ठीक है भाई, दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग। और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पब्लिक सर्विस के लिए इस तरीके से फ्री अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कई सारे डॉक्टर्स, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि एमओयू साइन बिटवीन एम्स एंड पिनाकल कंपनी फॉर एयर एम्बुलेंस, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, इसमें कुछ खास है नहीं। देन प्रेसिडेंट अप्रूव्स अपॉइंटमेंट ऑफ 3 न्यू जजेस इन उत्तराखंड। तो यही ध्यान रखना कि पहले जो थे 5 जजेस थे, अब 8 जजेस हो चुके हैं। उनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहाँ कहाँ सर्व किया, तो दैट्स इट, ठीक है। अब ये हो गया उत्तराखंड का। अब हम आते हैं दूसरे विजन के डॉक्यूमेंट में, ऑलराइट। जस्ट वेट अ मिनट। हम लोगों ने कल जब लास्ट क्लास हुई थी उसमें आई थिंक 2.8 तक डिस्कस किया था, या 2.7 तक डिस्कस किया था आई गेस। या वी टॉक टिल इंडिया यूके रिलेशंस। आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो ठीक है, इंडिया ईयू रिलेशंस की बात करें अगर हम, तो सबसे पहली बात चेंजिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, चाइना राइज करता जा रहा है, और इंडियन ओशन रीजन और न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड के अंदर कोविड के बाद से कन्वर्जेंस होने लगा है इंटरेस्ट का, ऑलराइट। तो क्या होता है, बायलैटरल ट्रेड क्या है इंडिया और ईयू के बीच में, 116.36 बिलियन के अराउंड है। 2021 में ये था इनका बेसिक डेटा। ईयू जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर द यूएस, एंड ईयू इज द सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स आफ्टर यूएस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली।
सिग्निफिकेंस क्या है? चाइना को काउंटर करने के लिए जरूरी है। ब्रेक्सिट के बाद हमें ईयू के साथ रिलेशनशिप्स और मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। इकोनॉमिक लॉजिक के हिसाब से भी देखा जाए, भाई इतना ज्यादा जब ट्रेड हो रहा है तो ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली, और पोटेंशियल रिलेशनशिप्स भी हैं स्मॉलर कंट्रीज के साथ, और एफडीआई इन्फ्लोज भी होती है काफी सारी ईयू की तरफ से। अच्छा, कोऑपरेशन किस फील्ड में करा जा सकता है? जैसे जैसे हमारा क्या है, ब्लू रेवोल्यूशन की बात हम करें, इसी तरीके से ईयू भी चाहता है कि हमारा ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव है, यानी ब्लू इकोनॉमी। यानी ब्लू इकोनॉमी से क्या मतलब है आपका? कोस्टल एरियाज का डेवलपमेंट या मरीन प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट, उसको बोला जाता है, तो वहां पे हम कोऑपरेट कर सकते हैं। देन दे ऑल्सो टॉक अबाउट मल्टीलैटरलिज्म। देर इज ऑल्सो एन इंटरेस्ट इन द इंडो पैसिफिक, दोनों रीजन का, मतलब ईयू का भी एंड इंडिया का भी ये इंटरेस्ट है। और कनेक्टिविटी की बात भी करी जाती है ऑलराइट, बिकॉज दे वांट टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज बीआरआई, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऑल्टरनेट ढूंढना है। कंसर्न्स क्या है? इनएडिक्वेट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स है हमारे बीच में। देन ह्यूमन राइट्स का इशू है, जैसे कई बार ईयू के मेंबर्स होते हैं वो डिटीरियोरेटिंग ह्यूमन राइट्स सिचुएशन के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट्स पास करते रहते हैं इंडिया के, तो दैट इज व्हाट वी डोंट लाइक। ओके, और पीपल टू पीपल टाइज उतने हद तक स्ट्रांग नहीं है। तो क्या जरूरी है कि ठीक है भैया, आप जो है कल्चरल डायलॉग इंक्रीज करो, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ावा दो, एंड कोऑपरेशन बढ़ाओ सब डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स में। ऑलराइट, देन इंडिया जर्मनी की अगर हम बात करें, तो जर्मनी जो है उसके साथ हमारे कोऑपरेशन इन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, आप सभी लोग जानते हो कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जर्मनी जाते हैं अपने फर्दर स्टडीज के लिए। ऑलराइट, तो इस तरीके के रिलेशनशिप्स तो हैं ही। उसके बाद क्या है, हम लोगों का क्लीन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स वाज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 2022। हाइड्रोजन एनर्जी एक्सेट्रा में हमारा इनके साथ टाई अप है। राइट, अब हम बात करते हैं इंडिया और नॉर्डिक रिलेशंस के बारे में। तो नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी हैं? 5 कंट्रीज हैं, देखो नॉर्डिक कौन कौन सी? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड। ठीक है, तो नॉर्डिक नेशंस के साथ हमारे रिलेशनशिप्स काफी हद तक बहुत सारे एरियाज में कोऑपरेशन, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ब्लू इकोनॉमी के बारे में, ऐसी आर्कटिक काउंसिल को लेकर के हम बात करें, या डायस्पोरा की बात करें, इंडियन डायस्पोरा की। उसके अलावा क्या है कि इंडिया, ये इंपॉर्टेंट देखो भाई, नॉर्डिक कंट्रीज सपोर्ट इंडियाज मेंबरशिप इन ग्रुप्स लाइक एनएसजी एंड परमानेंट मेंबर सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। कल हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो वी टॉक्ड अबाउट कि ठीक है, इज इंडिया रेडी और इज इंडिया डूइंग इनफ टू काउंटर चाइना, तो वी टॉक्ड अबाउट द परमानेंट सीट इन द यूएनएससी। तो वहां पे हम लोगों को क्या है कि कई सारी कंट्रीज का अगर सपोर्ट मिलेगा तभी हमारी जो दावेदारी है वो मजबूत हो सकती है। तो इसलिए जो नॉर्डिक नेशन है वो हमारी इस दावेदारी को सपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना। चैलेंजेस क्या है? टाइज विद रशिया, ऑब्वियसली जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो रशिया के, मतलब दे आर एंटी रशिया, ठीक है, दे डोंट हैव ग्रेट रिलेशंस विद रशिया, बट वी हैव वेरी क्लोज रिलेशंस विद रशिया। तो इस वजह से एक तरीके का हमारे बीच में चैलेंज क्रिएट हो जाता है। दूसरा क्या है? ट्रेड बैरियर्स। वो चाहते हैं कि ठीक है भैया, ट्रेड टैरिफ्स एंड ऑल ना हो, बट इंडिया भी मजबूर है, क्योंकि अगर हम लोग इंपोर्ट ही करते रहे तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट एन इम्बैलेंस। अगर हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाया हमने, इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहे, तो इंडिया की सिचुएशन काफी हद तक एक तरीके से बहुत वीकन हो सकती है इंटरनेशनली। तीसरा क्या है? डिफरेंशिएटेड इंटरेस्ट हैं किसी भी एरिया को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्डिक कंट्रीज हैं, मे बी दे आर सपोर्टिंग यूक्रेन, बट वी कैन नॉट सपोर्ट यूक्रेन डायरेक्टली, क्योंकि हमारे ऑब्वियसली वी हैव गुड टाइज विद रशिया, तो वी डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय दैट रिलेशनशिप विद रशिया। ओके, तो इस तरीके के कुछ चैलेंजेस क्रिएट हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? ऑब्वियसली यू शुड ट्राई टू प्रमोट कल्चरल एक्सचेंजेस, you should leverage the technology on various fronts, for example food processing, renewable energy, because देखो यूरोप का क्या है ना, यूरोप के जितने भी नेशंस हैं उन सबका ये फंडा रहता है कि दे बिलीव इन अ वेरी गुड लाइफस्टाइल। उससे क्या अर्थ है कि ठीक है, दे वांट टू टॉक अबाउट गुड एनवायरनमेंट, गुड पोल्यूशन फ्री सिटीज एंड ऑल। तो इस तरीके से हम इन एरियाज में कोऑपरेट कर सकते हैं उनके साथ। देन हम लोगों को जो है कोलैबोरेशन इंप्रूव करने की जरूरत है। राइट, दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्डिक नेशंस। फिर हम आते हैं, अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, मिडिल ईस्ट रिलेशंस की बात अगर हम करें, मिडिल ईस्ट में क्या फंडा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेररिज्म वाली जो बात हम करते हैं, या अगर हम रिलीजन की बात करें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए मिडिल ईस्ट के साथ रिलेशंस अच्छे रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं? जैसे इजराइल है, उसके साथ हमारा क्या एरिया ऑफ कोऑपरेशन है? डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, साइंस एंड टेक, उसके रिलेशन है। ईरान के साथ बात करें तो हमारा चाहाबार पोर्ट एंड INSTC जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके साथ। अदर नेशंस जो है, जैसे इराक हो गया, UAE हो गया, सऊदी अरेबिया, वो पोटेंशियल ट्रेड पार्टनर्स है। अभी आपने सुना ही होगा, कुछ टाइम पहले सीपा शायद साइन किया था UAE के साथ हम लोगों ने, उसमें ये था कि ट्रेड टैरिफ्स एंड ऑल रिड्यूस हो गए हैं, अब अच्छा ट्रेड हमारा चलेगा उनके साथ। फिर क्या है? सऊदी अरेबिया के साथ क्या है? बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि हज करने के लिए सऊदी अरेबिया जाते हैं। जॉर्डन के साथ क्या है? रॉक फॉस्फेट ये प्रोवाइड करता है, और लिंक है पैलेस्टीन के लिए भी। फिर उसके बाद
गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डेंजर्स जो हैं रीजन ऑफ पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म उसको इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है। अच्छा, कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो इसराइल जो है उसका इंप्रूविंग स्टेटस है विद द अरब वर्ल्ड में नॉट एंड्योर। ऑलराइट, क्योंकि क्या है आप लोगों को पता ही होगा जो पैलेस्टीन इशू है, इसराइल पैलेस्टीन वाला जो इशू है हम लोगों का, दैट ऑब्वियसली हैज कंटेंशंस, क्योंकि वहां पे जो है आप लोगों का जो ये आपकी पॉपुलेशन है जो अरेबिक्स जो अरब्स हैं एंड जो वहां के जो ज्यूज हैं, तो उनके बीच में ये कंटेंशन रहता ही है। ऑलराइट, सो दैट इज कभी भी वो बात भी कर सकती है। ऑल्दो बिकॉज ऑफ द साइनिंग ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड्स थोड़ा बहुत उसमें पीस आया है, और लेकिन ये पीस कब तक रहेगा वी नेवर नो। राइट, उसके बाद क्या है कि वल्नरेबिलिटी है इंडियन डायस्पोरा की इन दिस रीजन। कई बार ऐसी न्यूज आती है कि ठीक है मे बी सम इंडियन पर्सनल या मतलब मे बी सम एनआरआई उनको वहां पर मे बी दैट पर्सन डाइड। ठीक है, तो इस बार इसमें क्या होता है कि कई बार रेसिज्म एंड ऑल हैपेंस। उसके बाद क्या है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, उस वजह से इंडिया के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता ही है। स्टेप्स क्या लिए गए हैं, तो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। पैंडेमिक के टाइम पे हम लोगों ने इनकी बहुत हेल्प करी, और एफटीए यूएई के साथ हम लोगों ने रिसेंटली साइन किया है। फिर आगे क्या है, इंडिया को मिटिगेट करने चाहिए सैंक्शंस। यूएस का मैक्सिमम प्रेशर है, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि यूएस एंड इसराइल के साथ जो है थोड़ा इशू रहता ही है। ऑलराइट, उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडिया शुड ऑल्सो रीलुक फॉर ऑप्शंस फॉर ऑयल सप्लाई, क्योंकि ये जो गल्फ जो जीसीसी हमारा जो है उनका ये फंडा है कि अगर ऑयल का उनको पता चलता है कि बहुत ज्यादा रेट डाउन हो गया, तो वो क्या करने लग जाते हैं कि ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो उस वजह से इंडिया पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज वी आर अ लॉट ऑफ मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ डिपेंडेंस ऑन ऑयल। तो इंडिया को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है कि ठीक अपनी डिपेंडेंस इन पर्टिकुलर नेशंस को छोड़ करके और भी जगह एक्सप्लोर किया जाए, और भी लोगों और भी नेशंस के साथ अच्छे टाइज बनाए जाए। ठीक है, और कोलैबोरेशन तो है ही भैया, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में कोलैबोरेट करते रहो। अच्छा, अब क्या है कि सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली एक स्पेशल मीटिंग होस्ट करी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की। कहाँ के, इंडिया, यूएस और यूएई के। ठीक है, इसको कहा जा रहा है कि ये एक तरीके का सेकंड क्वाड है। ठीक है, लेकिन क्वाड आपको पता ही होगा, क्वाड के मेंबर्स ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं क्वाड, जो क्वाड है वो है उसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये भी थोड़ा पॉन्डर करना कि क्वाड के साथ मतलब क्वाड का मेंबर बन के क्या इंडिया ने अपने जो रिलेशंस है रशिया के साथ उनको एक तरीके से स्ट्रेन कर दिया है। तो इस पे भी हम अभी भी डिस्कस करेंगे, इस पे थोड़ा सोचना। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि इंडिया के अच्छे रिलेशंस बनते जा रहे हैं इन लोगों के साथ। तो वेस्ट एशिया क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ये ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए। देखो भाई, एक तो सबसे पहली बात एनर्जी रिसोर्सेज है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें, कल्चरल सिग्निफिकेंस देखें, एंड इकोनॉमिक एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से देखें, तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर अभी हम लोग कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, तो ये किसी ने मेंशन किया था I2U2। ठीक है, तो I2U2 क्या है, आई फर्स्ट आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, सेकंड आई स्टैंड्स फॉर इसराइल, फर्स्ट यू स्टैंड्स फॉर यूएई एंड सेकंड यू स्टैंड्स फॉर यूएस। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया ठीक है, इंटरनेशनल फोरम है ताकि कॉमन इंटरेस्ट जो है म्यूचुअल इंटरेस्ट के उस पे और इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे डिस्कशन किया जाए। 6 एरियाज हैं इसमें कोऑपरेशन के। कौन कौन से, वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर कैपिटल को मोबिलाइज करना है, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करनी है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल डेवलप कर सके, ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर जा सके। ठीक है, अच्छा, जो हमारा न्यू ग्रुप बना था ना, इसको क्यों बनाया गया, ये जो आप लोगों ने अभी हमने जिसको हम सेकंड क्वाड कह रहे हैं, तो ये ग्रुप जो है ये क्यों बनाया गया, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इससे क्या होगा, टाइज इंप्रूव होंगे वेस्ट एशिया के साथ। सेकेंडली, ग्लोबल पोजीशन स्ट्रेंथन होगी। पीस एंड सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं, एक्सेस मिलेगा मार्केट के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, चाइना को काउंटर करने में हेल्प करेगा। इसी वजह से इस तरीके जो कोऑपरेशन है इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अच्छा, इश्यूज क्या है, क्लैरिटी नहीं है भाई, इनिशियल स्टेज है फॉर्मेशन का, एसिमेट्री है, क्योंकि यूएस जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो अपना एक तरीके से वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेगा, ये अपनी हेजिमोनी दिखाने की कोशिश करेगा कि देखो भाई आई एम द वन हु इज मिलिटरली स्ट्रॉन्गर, या आई एम द वन हु हैज अ लॉट ऑफ मनी। तो मे बी यूएस ट्राइज टू इम्पोज इट्स डिसीजंस ओवर द अदर मेंबर नेशंस। थर्ड क्या है, कई बार कोऑपरेशन नहीं हो पाएगा किसी एक पर्टिकुलर चीज में डील करने के लिए। जैसे अगर हम एग्जांपल देख ले रशिया यूक्रेन वॉर की वोटिंग को लेकर के, तो इंडिया ने उसमें एब्सटेन कर लिया। उसके अलावा क्या है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात अगर हम करें, तो इंडिया कहता है कि भाई ठीक है, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू इंटरफेयर इनटू माय इंटरनल मैटर्स। तो मे बी these type of groups or being a part of these groups in a way impacts the sovereignty of India। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो देखो भाई सबसे पहले तो ये है कि जितने भी इस तरीके के नेशंस हैं उनके साथ पहले अपने बायोलेटरल कंसर्न्स को एड्रेस कर लो। ठीक है, कोऑपरेट करो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। वही है, सभी
एग्जाम्पल्स यही है कि कोऑपरेशन बढ़ाओ डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, देन डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दो, क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल वी कैन से इंप्रूवमेंट, एंड ऑब्वियसली मेंटेनेंस ऑफ पीस। ऑलराइट, देन अगर हम सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशंस की बात करें तो देखो भाई, more than 18% of India's crude oil and around 22% LPG imports are sourced from Saudi Arabia। अब देख लो भाई कितने इंपॉर्टेंट है ये क्रूड ऑयल और एलपीजी, हम लोग कितना ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया से। उसके अलावा सऊदी अरेबिया जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? ऑब्वियसली जो स्टैटिक अलाई है हमारा, वो इंडिया के बहुत सारे लोग जो है वहां रहते हैं, तो इट इज होम टू इंडियाज ओवरसीज कम्युनिटी। कई सारे लोग है ना वो जो जाकर के सऊदी अरेबिया में एक तरीके से बस चुके हैं या वहां काम करते हैं। देन शेयर्ड इंटरेस्ट्स हैं, कल्चरल कन्वर्जेंस है, कोलैबोरेशन हुआ काफी कोविड के टाइम पे, और टेररिज्म को डील करने के लिए कोऑपरेशन है। ठीक है, अब इश्यूज क्या है? रीजनल इंस्टेबिलिटी रहती है उधर पे। मिडिल ईस्ट रीजन जो है वो बहुत ज्यादा चैलेंज से भरा हुआ है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, चाहे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की बात हम कर लें, या फिर अगर हम तालिबान की बात कर लें, या आईएस की अगर हम बात कर लें। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे रीजनल इंस्टेबिलिटी के वहां पे इशू है। उसके अलावा क्या होता है कि सऊदी इन्वेस्टमेंट में डिले रहा है। ठीक है भाई, हम साइन तो कर लेते हैं एमओयू, काफी सारे साइन किए हुए हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पहुंच कितना रहा है एग्जैक्टली, दैट इज एन इशू। देन डायस्पोरा का भी इशू है, क्योंकि क्या होता है, साउदीजाइजेशन पॉलिसी टू प्रोवाइड मोर जॉब्स टू द सिटीजंस इज लाइकली टू अफेक्ट इंडियन एक्सपैट्रिएट्स एंड द फैमिली टैक्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि डायस्पोरा के भी कुछ इश्यूज हैं। वो ये बात बोलते हैं कि ठीक है, वो चाहते हैं कि यहीं पे लोग आकर के सेटल हो जाएं, और फिर वो फैमिली टैक्स एंड ऑल का कुछ कॉन्सेप्ट है इन लोगों का, तो इस वजह से थोड़े स्ट्रेन क्रिएट करता है वो हमारे रिलेशनशिप्स के बीच में। देन ऑब्वियसली पाकिस्तान का इंटरेस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया ठीक है भाई, उन लोगों का तो रिलीजन ही एक है, तो वो वहां पे वाला एक तरीके से कार्ड प्ले कर लेते हैं कि भैया हम तो इंडिया में तो भाई मुस्लिम्स के साथ इतना ज्यादा गलत हो रहा है एंड ऑल, तो उस वजह से कई बार रिलेशन स्ट्रेन हो सकते हैं। तो क्या है वे अहेड, बैलेंस कर लो भाई, डायस्पोरा डिस्प्यूट्स को सेटल करो और कोलैबोरेट करो ऐसे एरियाज में जहां ऑब्वियसली दोनों की तरफ से सेम पर्सपेक्टिव है। जैसे क्लाइमेट चेंज की बात कर लो, और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन ढूंढो, एंड इस तरीके से आगे बढ़ते रहो। ठीक है, अच्छा, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं कि फर्स्ट एवर बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हुई, अल मोहिद अल हिंदी, 2021 में हुई थी। उसके अलावा एमओयू हुआ योग कोऑपरेशन को लेकर के, फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, और हज कोटा हैज बीन इंक्रीज, ताकि कई सारे लोग जो है हज के लिए जा पाए, और डायस्पोरा को लेकर के भी इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया ई माइग्रेट सिस्टम विद द किंगडम्स ई थॉटिक सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन द माइग्रेशन प्रोसेस फॉर वर्कर्स। तो इसलिए जो है सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारे रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके अलावा अभी रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट किया, और उन्होंने कुछ बात करी कि ठीक है, रूबी और रियाल जो है वहां के ट्रेड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात हुई है। उसके बाद कंसल्टेशन जो है इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, उसको लेकर के भी कुछ डिस्कशन हुआ। अब देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, चाहबार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहबार पोर्ट कहाँ है सबसे पहली बात, तो ये लोकेटेड है आपका ईरान में। अब देखो, मैप से समझो इसको, ग्वादर पोर्ट यहाँ पर है, ग्वादर पोर्ट में क्या हो रहा है, चाइना का है, इसमें एक तरीके से कंट्रोल कह सकते हैं। ठीक है, अब इंडिया यहाँ पर है, ग्वादर पोर्ट यहाँ पर है, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है चाइना की, उसके हिसाब से उसने क्या किया, इंडिया को सराउंड कर लिया है। तो इस वजह से ये जो चाहबार पोर्ट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसमें क्या हुआ है, अफगानिस्तान तक हम, देखो आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं होता, क्योंकि अभी क्या है, पीओके में आ गया जो हमारा बॉर्डर वाला एरिया है। तो हम वैसे तो कहते हैं कि भैया ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें या अगर हम रियलिटी देखें, ग्राउंड रियलिटी, तो अभी हमारा वहां पे कंट्रोल नहीं है। अब सपोज हमें अफगानिस्तान पे तो कोई मदद पहुंचानी है, तो हम कैसे पहुंचाएंगे? चलो भाई, पाकिस्तान के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है रिलेशन, पाकिस्तान कहते नहीं भाई मैं तो अलाउ ही नहीं करूंगा। अब अफगानिस्तान है लैंड लॉक्ड, तो कहां से पहुंचाओगे? ये हो गया अरेबियन सी, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ जाओगे चाहबार पोर्ट के थ्रू, यहाँ से कनेक्ट करते करते जाहेदान जाओगे, जरंज जाओगे, वहां से अफगानिस्तान जाओगे। तो इस वजह से ये जो है, ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ट्रेड रूट भी है। अब देखो भी, अफगानिस्तान से हम कई सारे ट्रेड की चीजें हैं, वो एक ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना है समथिंग डिफरेंट, बट मेन है कि वहां से ट्रेड करना है हमको। अब पाकिस्तान ने अपना लैंड बॉर्डर क्लोज कर दिया, हो सकता है वो अपनी इवन एयर स्पेस अलाउ ना करे हमको यूज करने के लिए, तो हमारे पास ये रास्ता है कि यहाँ से हम जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका, कितना कंप्लीट हो गया है ये काम, तो जरन से डेलाराम जो है, यानी कि अफगानिस्तान से ईरान के बीच में कनेक्ट हो चुका है। पार्शियली कंप्लीटेड क्या है, जाहेदान से जरन के बीच में पार्शियली कंप्लीटेड, और जो बचा हुआ है अभी
वो है आपका चाहबार पोर्ट तक का डेवलप करना। तो इस वजह से ये मैप के थ्रू आप समझ गए होंगे कि ये रूट काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें इसको डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो वही हो गया भाई, स्ट्रेंथन करना है ट्रेड। देखो भाई, कोई भी अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है ना, इवेंचुअली व्हाट वी लुक एट और व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसी वजह से सब कुछ होता है, इवन जो फाइट्स एंड ऑल हो रही हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर के, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। ये भाई इकोनॉमिक कितना वहां से हमको बेनिफिट होना है। तो इसीलिए जो ये ट्रेड रूट्स एंड ऑल बन रहे हैं, तो वो सीनो पाकिस्तानी यानी चाइना और पाकिस्तान के कोऑपरेशन को एक तरीके से बैलेंस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड, डिप्लोमेसी, मिलिट्री टाइज के लिए। फिर उसके बाद चाहबार पोर्ट का डेवलपमेंट होगा, तो ये जो है हमारे लिए ऑब्वियसली हमारी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होगा कि सी बेस्ड ट्रेड रूट वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया वुड अलाउ इंडिया टू बाईपास पाकिस्तान। अब समझो ये बात, जैसे मैंने भी मैप से समझाया, ठीक है, बाईपास कर पाएंगे पाकिस्तान को, इसीलिए ये रूट डेवलप करना और इन लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस रखना बहुत जरूरी है। और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो है ही, क्योंकि भाई ग्वादर पोर्ट जो था, जैसे मैंने भी आपको दिखाया मैप में, वो चाइना के कंट्रोल में है, पाकिस्तान के अंडर। वैसे तो पाकिस्तान की टेरिटरी में आता है, बट कंट्रोल में किसके है, चाइना के। तो चाइना की जो पॉलिसी है कि भाई इंडिया को सराउंड करो, तो उसके भी पास में कुछ ऐसा एरिया होना चाहिए जहां हमारा भी कंट्रोल होना चाहिए। और बाकी ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस जो कि अफगानिस्तान हो गए और भी। आवाज आ रही है आप लोगों को? नेटवर्क का कुछ इशू तो नहीं हो गया फिर से? गॉड। जी। हाँ जी। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ यस मैम। ओके, नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है आज बहुत ज्यादा। खैर, वी वर टॉकिंग अबाउट द चाबहार पोर्ट, राइट। तो वही है कि भाई इतने इतने डिलेज हो रहे हैं इस वजह से, और ईरान कहीं क्लोज ना हो जाए चाइना के, दैट इज वन इशू। अब वे एड क्या है कि ऑब्वियसली हम अगर कोई चीज कहते हैं तो हमें उसकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग उसको एक्ट करना चाहिए, ठीक है, डिलीवरी देनी चाहिए, अपने कमिटमेंट्स कंप्लीट करने चाहिए। तो इसी वजह से जो है इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हमने कहीं कमिट किया तो वी कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट विद इन टाइम। अच्छा, ये एक है कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स क्या क्या चल रहे हैं, ये बता रखा है कि आईएनएसटीसी जो हमारा है, तो इसमें नॉर्थ साउथ बेसिकली ट्रांस कॉन्टिनेंटल कनेक्शन की बात इसमें हो रही है। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, रेल कॉरिडोर्स भी डेवलप हो रहे हैं। उसमें क्या है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी डेवलप हो रहा है, और अशगाबाद ट्रीटमेंट अग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो वो भी इसमें ध्यान रखते हुए किया गया है, ऑलराइट। तो बस इस पर एक बार मैप को देख लेना कि ठीक है भाई, हम क्या चाह रहे हैं कि प्रॉपरली हमें एक प्रॉपर मार्केट मिल पाए। तो उस वजह से ये जो है मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली सी रूट तो है ही है, बट लैंड रूट के थ्रू भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मार्केट एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसीलिए ये जो है रेल कॉरिडोर डेवलप करे जा रहे हैं, ताकि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में पहुंचा पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर इंडिया और कतर के रिलेशंस की, तो कोऑपरेशन जियोपॉलिटिकल है, इकोनॉमिक, एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, कल्चरल रिलेशंस है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। चैलेंजेस क्या है? ऑब्वियसली यूएई एंड सऊदी अरेबिया, दे आर हॉस्टाइल टुवर्ड्स कतर। ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है वर्ल्ड कप फैसिलिटीज एंड ऑल के टाइम पे भी हमने देखा था। उसके अलावा चाइना का एक है ही भैया कि ठीक है, 27 ईयर डील करी हुई है इसने एलएनजी सप्लाई की कतर के साथ, तो ऑब्वियसली चाइनीज इन्फ्लुएंस तो है ही।
ओके, सो कोई भी अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें हम, तो हम चाइना का इन्फ्लुएंस उसको नकार नहीं सकते, ऑलराइट, क्योंकि चाइना ने हर जगह अपने एक तरीके से पैर पसार रखे हैं, हर जगह उसका कुछ ना कुछ रोल है। इसीलिए इंडिया के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आसपास के जितने भी नेशंस हैं उनके साथ प्रॉपर डिप्लोमेसी करी जाए। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान है, कल्चरल एक्सचेंज की तरफ हम ध्यान रखेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन को डेवलप करेंगे, तभी हमारा जो है एक हम अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं वहां पे अपना स्टैंड किसी भी चीज को लेकर के, राइट। देन इंडिया इसराइल की बात हम अगर कर लें, तो उसमें वही है कि भाई डायमंड जो है उसमें 50% ऑफ बायलैटरल ट्रेड होता है इंडिया और इसराइल के बीच में। इसराइल इंडिया का, सॉरी, इंडिया इज, हाँ, इसराइल जो है, सॉरी, इंडिया इज इसराइल्स थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है? पॉलिटिकल रिलेशंस है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, कल्चर एंड एजुकेशन, इंडियन कम्युनिटी। एरियाज ऑफ कंसर्न क्या है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। देन इंडिया इज क्लोजर टू चाइना और माइट गेट क्लोज टू चाइना। देन उसके बाद पोटेंशियल जितना है हमारा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का, वो हार्नेस नहीं हो पाया प्रॉपरली। नाउ इंडिया डी हाइफिनेटेड पॉलिसी, इजराइल एंड पैलेस्टीन। देखो वही है, ये जो इजराइल पैलेस्टीन इशू है ना, ये तो काफी पुराना है, ठीक है, और ये आने वाले टाइम में इट इज सच अ हॉट बेड दैट इट माइट क्रिएट इश्यूज अगेन इन फ्यूचर, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसे कंसर्न रहते हैं किसी के भी बायलैटरल टाइज के भी वजह से, बाद में कंसर्न हो सकते हैं, तो ये जो है इंडिया के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न क्रिएट हो सकता है। इसलिए वे अहेड क्या है कि ठीक है भाई, एजुकेशन की तरफ ध्यान दो, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कोऑपरेट करो, म्यूचुअल लर्निंग्स की बात करी जाए, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को एनहांस किया जाए। वही है कि भाई सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कर लो ताकि हम लोगों का बेनिफिट हो सके। अच्छा, अब अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, तो क्या था कि अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली यूएई और इसराइल के बीच में ये साइन करवाया था यूएस ने, ठीक है, इनके बीच में कोऑपरेट कर लो। उसके अलावा क्या हुआ कि पहले ये लोग नहीं मानते थे कि इसराइल इज अ डिफरेंट नेशन, हम नहीं मानेंगे ऐसे करके बोलते थे, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, यूएई ने भी इसको कंसिडर कर लिया, तो ये थर्ड कंट्री बन चुकी है। पहले इजिप्ट ने माना, फिर जॉर्डन ने माना, और अब हाल ही में यूएई ने भी मान लिया कि ठीक है भैया, इसराइल इज अ डिफरेंट नेशन। तो यही है अभी, ठीक है, इब्राहिम अकॉर्ड्स के कुछ इश्यूज हैं। पैलेस्टीन अगर फिर से वहां पर कुछ हो गया, वेस्ट बैंक एंड ऑल वाला जो एरिया है, इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट ठीक है, कुछ इशू है जो चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसकी वजह से इंडिया में भी चैलेंजेस रहते हैं। पोलराइजेशन की बात हो गई, और इंप्लॉयमेंट का भी इशू रहता है इंडियन माइग्रेंट्स के लिए, और कई बार अगर हो सकता है वहां कुछ इशू आ जाए तो इंडिया पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यूटिलाइज इसको कैसे करना है, इसको वे फॉरवर्ड क्या है, I2U2 जो हमारा है उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करो, एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दो, और इंटरेस्ट ऑफ डायस्पोरा की तरफ ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद हमने जीसीसी के बारे में बात करी थी, तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशन चल रहा है हमारे इन लोगों के साथ, एंड ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो, ट्रेड एंड इकोनॉमी वाइज ऑल्सो, एंड फॉर द डायस्पोरा एज वेल, ठीक है। तो ये हो गए हम लोगों के मिडिल ईस्ट वाले रीजन। अब हम आते हैं अफ्रीका के साथ रिलेशन की अगर हम बात करें, तो इंडिया का जो एफडीआई फ्लो होता है अफ्रीका में, अब ऑब्वियसली अफ्रीका इज कंसिडर्ड अ वेरी अंडर डेवलप्ड एरिया बेसिकली, तो वहां पे इंडिया के हेल्प की जरूरत है। तो इंडिया का जो एफडीआई इनफ्लो होता है ना अफ्रीका में, वो मेनली सर्विस सेक्टर की तरफ जाता है, ठीक है। इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट पार्टनर है अफ्रीका का, और इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इन्वेस्ट इंडिया जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है अफ्रीका में। ट्रेडिंग पार्टनर की अगर हम बात करें तो फोर्थ है, और अगर इन्वेस्टर की बात करें तो उस लेवल से फिफ्थ है। क्यों इंपॉर्टेंट है अफ्रीका? देखो भाई, थोड़ा सोचो इसके बारे में स्ट्रैटेजिकली। अगर हम देखें जियो स्ट्रैटेजिक अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से देखें, जैसे चाइना की जो पर्ल थ्योरी है, स्ट्रिंग पर्ल थ्योरी, उसके हिसाब से हम लोगों का वो इंडियन ओशन रीजन में हम लोगों का उनके साथ ठीक है भाई, थोड़ी दूरी समझो लेकिन है। मॉरिशस को अगर हम देख लें या इस तरीके के एरियाज को देख लें, तो इंडिया अफ्रीका के साथ रिलेशन अच्छे रखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा क्या है, यूएनएससी की अगर हम लोगों को परमानेंट सीट चाहिए, तो अफ्रीका में इतने सारे नेशन हैं, इतनी सारी कंट्रीज हैं कि वहां के वोट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग क्या है, इकोनॉमी वाइज भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एनर्जी सिक्योरिटी वाइज भी। वहां इतने ज्यादा रॉ मटेरियल्स हैं, या इतने ज्यादा वहां पर हम लोगों की कह सकते हैं कि रिसोर्सेज हैं, जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है, वहां पे माइनिंग एंड ऑल करके आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे एरियाज के साथ अच्छे रिलेशन रखना बहुत जरूरी है। कंसर्न्स क्या है? ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई चाइना ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया हुआ है, लैक ऑफ रिसोर्स है इंडिया के पास, इतना ज्यादा हमारे पास पैसे नहीं है कि हम जाके वहां इन्वेस्ट कर पाए प्रॉपर। उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी जो है वो कम्बरसम है, मतलब इतना कुछ खास रिलेशन डेवलप हो नहीं पाते हैं, और इंडिया वैसे ही स्लो है, प्रोजेक्ट डिलीवरी अगर चाहे भी इन कंपैरिजन टू चाइना वी आर वेरी स्लो। इस वजह से इश्यूज क्रिएट होते हैं। अच्छा, कोऑपरेट करने के लिए क्या करना है, सागर पॉलिसी जैसे हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। उसके अलावा पीपल टू पीपल टाइज, ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड्स एंड ऑल की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है, ओके।
तो ये एक बेसिक फंडा हो गया इसका। देन डिफेंस रिलेशंस भी, अच्छा ये मैप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, चोक पॉइंट किसको कहते हैं? चोक पॉइंट से यहाँ पे आप डायग्राम से समझ पा रहे होगे कि इंडिया ये हो गया, इंडियन ओशन रीजन ये हो गया। अब चाइना अगर चाहे या कोई अगर ऐसी कंट्री चाहे, अगर इन एरियाज को रोक दे, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर लो, बल बलेल सॉरी बाब एल मंदेब, मोजाम्बिक चैनल की बात कर लो, या स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात कर लो, तो ये कुछ चोक पॉइंट्स हैं। तो इसमें से अगर हम बात करें, ये जो एरिया आ रहे हैं बाब एल मंदेब और ये जो आपका मडागास्कर के पास में है, तो उधर पे क्या है आपका, यहाँ पर अगर चाइना ने कंट्रोल कर लिया तो एक तरीके से ट्रेडिंग एंड ऑल सब कुछ डिस्टर्ब हो सकता है हमारे लिए। इवन हमारी नेवी पे भी बहुत इंपैक्ट हो सकता है। तो इस वजह से इंपॉर्टेंस है हमारी कि हमारे इनके साथ हमें डिफेंस रिलेशंस भी रखने हैं। ठीक है, चाहे हमें टेररिज्म से फाइट करना हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात अगर हम लोग कर लें, या अगर हम बात करें कि ठीक है हमें चाइना को काउंटर करना है, तो इस वजह से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें इंडिया ने क्या किया है, ट्रेनिंग दे रहे हैं अफ्रीकन डिफेंस को, मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए पेट्रोलिंग एंड ऑल भी चलती है, और हम कंट्रीब्यूट करते रहते हैं ट्रूप्स एंड पुलिस यूनिट्स इंक्लूडिंग विमेन फोर्स टू ह्यूमन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। इसमें कुछ टाइम पहले, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ दैट लेडी, बट आई थिंक वो उत्तराखंड से ही हेल करती है, एंड शी वाज द वन हु वाज हेडिंग वन ऑफ दीस पीस कीपिंग मिशंस। आई विल ट्राई टू रिकॉल द नेम एंड आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप। तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि ठीक है भाई, उत्तराखंड के लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। चैलेंज वही है भाई, चाइना की प्रेजेंस है हमारे पास इतना। व्हाट? नथिंग। ओके कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं है, वैसे इसमें वो खुल गया। ओके सो वी वर टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस। तो वही है कि ठीक है भाई, प्रॉमिस और डिलीवरी में गैप है, और कई सारे और भी थ्रेट्स हैं, जैसे चाइना के साथ उनका क्लोज रिलेशन हो जाए, या ये भी कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई इलीगल इमिग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन की भी रहती है वहां से चांसेस। कई सारे आपने देखा होगा दिल्ली में भी ऐसे पकड़े गए जो कि इलीगली वहां पर रह रहे थे, एंड देन व्हाट दे डू, वो ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ऑल में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमारे इश्यूज हैं विद अफ्रीका। तो वे फॉरवर्ड वही है कि भैया पैन अफ्रीकन अप्रोच रखो, बायलैटरल एंगेजमेंट बढ़ाओ, कोऑपरेशन बढ़ाओ, एंड इसी तरीके से डिफेंस एंड ऑल में भी उनकी हेल्प करते रहो। देन वी वर टॉकिंग अबाउट मॉरिशस। तो उसके साथ भी वही चीज है कि भैया ठीक है, वी आर बेसिकली फर्स्ट सेशन हुआ हमारा ज्वाइंट ट्रेड कमेटी का अंडर इंडिया मॉरिशस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो देखो यार, जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करोगे ना, इवेंचुअली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू इकोनॉमिक रिलेशंस, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ दैट एरिया। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो इकोनॉमी को मेन कोर में रखते हुए बाकी सब चीजें आप वहां पे बोलना, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे पॉइंट्स आपको बोलने का मौका मिलेगा नहीं इंटरव्यू में। तो मेन कोर वही है कि इकोनॉमी की बात करो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करो, बाद में वही आ जाए कि पीपल टू पीपल टाइज, कल्चरल अमेलगमेशन और पीपल टू पीपल टाइज, ये सब मेंशन करते हुए एक बेसिक सा वहां पे आप बोल सकते हो कि ठीक है भाई यही है। और रिलेशन में वही कि भाई चाइना का इन्फ्लुएंस है, ये तो सबके साथ कॉमन रहेगा। पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात कर लो, और यही है कि हमारे जो प्रोमिसेस हैं और उसका डिलीवरी है वो प्रॉपर हो नहीं पा रही है। सेम थिंग गोज फॉर सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी एज वेल। हमें उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वहां सारे बहुत सारे मिनरल्स हैं। चाइना की मोनोपोली एंड करनी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है वहां पे, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट। देन वही चैलेंजेस, वही सब रेपिटेशन है भाई, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, वे हेड वही है कि भाई ठीक है, अगर हमें वहां से आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो अभी हम लोगों को अभी से ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज चाइना हमसे बहुत आगे बढ़ चुका है। सभी जगह जाके उसने अपने पांव पसार लिए हैं पहले ही जाकर के, and जैसा माना जाता है द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो अर्ली बर्ड बन के चाइना सब जगह जाके पहुंच चुका है ऑलरेडी। तो इंडिया को अगर चाहिए कि हम बचे रहें और हमारा एक तरीके से स्टैंड रहे, चाइना के दबाव में ना आ जाए हम, तो इसलिए हम उनको ये इनके साथ रिलेशन अच्छे रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया भाई आज का टॉपिक। अब डिस्कशन कर लेते हैं स्टार्ट। तो जैसा हम लोग उस टाइम पे कह रहे थे, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है आप लोगों के लिए, डू यू थिंक दैट बिकमिंग अ मेंबर ऑफ क्वाड हैज स्ट्रेन्ड इंडो रशिया रिलेशंस? बताओ भाई। आई विल रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, डू यू थिंक बिकमिंग अ मेंबर ऑफ क्वाड हैज स्ट्रेन्ड इंडो रशिया रिलेशंस? क्या आपको लगता है कि क्वाड का मेंबर बन के इंडिया और रशिया के जो रिश्ते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, या उनके संबंधों में कुछ दिक्कतें आई हैं?
वॉइस आ रही है आप लोगों तक? यस मैम, आ रही है। ओके, तो अपने पॉइंट्स रखिए इसके बारे में। मैम, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि यस, द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया has gone through some difficulties uh, because of Quad, and Russia has persistently raised concern about the grouping Quad and about its relevance. But India being a country which has always advocated its foreign policy by stating that our relations are independent of the third country. With any the message, this message India has correctly given to Russia during Shangri-La dialogue, that our relations are independent of any other third country, and Quad is a nation that just reflects, just propagate the idea of free and open Indo-Pacific, and the grouping is nothing but the geographical representation of Indo-Pacific region. So the idea has been clear and loud from Indian side and Indian foreign policy that yes, Russia has concern regarding the grouping, as it considers India as it considers that India has been a tool in the hands of West to counter China. So considering that, India has been quite loud and clear in suggesting the idea that this narrative is not true to an extent. Okay. Anyone else wants to add anything? I would like to add some cooperations also. Okay. India and Russia have some good engagements in the field of nuclear and civil nuclear energy deals. Like Russia helped India in Kundan Kulam, yes, and also Russia is the only country who is helping India in the technology. In delivering technology regarding civil nuclear deals, civil nuclear projects. So, considering all these things, yes, engagement has been there and will always be. But the message has to be clear that the relations are independent of the third country. Hello. 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 Okay, I guess नेटवर्क का कुछ इशू हो गया फिर से। आप बोल रहे थे, you were talking about Kudan Kulam. हाँ जी मैम। बताइए। So I was saying that India is also having cooperation in the field of civil nuclear deals also with Russia. Is the only country in the world that is supporting India in civil nuclear program of India. So there are some good and fruitful engagements of India with Russia, and we are also trying to develop some transit corridors via maritime route, like Chennai Vladivostok or maritime transit corridor, and also INSTC, right? That international north-south corridor connecting Mumbai to St. Petersburg. So these are some engagements that we are having with Russia, and we are progressively continuing to engage better with Russia. Suggesting that
our relations are independent of the third country. Okay. Anyone else? जी मैम, मैं इस पे थोड़ा बोलना चाहूंगा। हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। जैसा कि कहा गया कि क्वाड में भारत के सम्मिलित होने से भारत और रूस के संबंधों पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। मेरा मत ऐसा है कि ये कुछ हद तक सही, कुछ काफी हद तक गलत है। जैसे कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने स्टार्टिंग में क्वाड को एशियन नेटवर्क के कंडेम किया था, पर इंडिया ने रशिया की जो क्या बोलते हैं कंसर्न है उसको एड्रेस किया है। रशियन ऑयल हमारा जो इंपोर्ट है वो अभी पीक पर है, जबकि वेस्टर्न सैंक्शंस होने के बावजूद इंडिया और रशिया ने इसको फैसिलिटेट करने के लिए रशिया ने यहाँ पे नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट खोले हैं यूको बैंक में। इसके अलावा इन रशिया ने टाइमली डिलीवरी ऑफ वेपन्स टू इंडिया डिस्पाइट ऑफ बीइंग एंगेज्ड इन वॉर, जैसे कि Su-400 और AK-47 का जो कंबाइंड प्लांट है हमारा अमेठी में, उस कमिटमेंट पे उन्होंने कंटिन्यू किया है। इसके अलावा रशिया हमारा ऑल टाइम वेदर फ्रेंड रहा है, जैसे कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 में रशिया ने हमें कंडेम नहीं किया था, जबकि वेस्टर्न मीडिया और बहुत सारे आउटलेट्स ने इंडिया को कंडेम किया है, खासकर ह्यूमन राइट्स के मामले में और आर्टिकल 370 के रिमूवल के मामले में। इस संदर्भ में रशिया हमारा का जो स्टैंड है वो काफी फर्म रहा है। साथ ही साथ जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि 21st सेंचुरी जो है विस्तारवाद के लिए नहीं है, और परंतु जो मौजूदा हालात है जिसमें रशिया पूरी तरह से आइसोलेट हो गया है वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसकी डिपेंडेंसी चाइना पे बढ़ गई है, खासकर जो उसके एक्सपोर्ट्स के लिए। ऐसी स्थिति में भी रशिया और इंडिया के जो टाइज हैं अभी भी चल रहे हैं और हमें इसे और फर्दर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। Okay. थैंक यू। You're welcome. Anyone else? मैम मैं कुछ बताना चाहूंगी। बताइए। हाँ जी मैम। मैम एक्चुअली जो क्वाड का कॉन्सेप्ट है वो रशिया उसको नहीं मानती। रशिया मानती है कि जो अमेरिका है वो बेसिकली जो एंटी चाइना गेम खेल रहा है इंडिया का साइड, इंडिया को उसमें इन्वॉल्व कर रहा है। एक्चुअली में क्वाड जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है रशिया उसी को स्वीकार नहीं करता। रशिया कह रहा है इससे क्या हो रहा है कि इंडो पैसिफिक में अमेरिका अपना एग्रेसिव जो उसकी पॉलिसी है, क्वाड के बहाने वो अपनी एग्रेसिव पॉलिसी थोपना चाहता है, और इससे क्या होगा कि इंडिया और एंटी चाइना दिखेगा करके, तो इंडिया को यूज कर रहा है। ये एक्चुअली में रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने ये वर्ड बोला भी था कि इट इज लाइक अ क्वाड गेम प्लेइंग विद द इंडिया जो खेल रहा है। और दूसरा ये कि और दूसरा पॉइंट जो रशिया ने बोला था कि जो इंडिया और रशिया के जो क्लोज रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट करने के लिए ये अमेरिका प्ले कर रहा है, बिकॉज मेन जो पावरफुल इसमें है क्वाड में वो अमेरिका ही है। तो अमेरिका अपने बेनिफिट्स के लिए इंडिया को क्वाड गेम में यूज कर, ये एक्चुअली रशिया कहता है। रशिया अगर जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मैं कंफ्यूजन था, अगर एक क्वेश्चन पूछ सकूं आपसे तो मैम आपने जैसे क्वेश्चन पूछा तो आई होप उसमें 2-3 लाइनों में हमें जवाब कट टू कट देना होगा, क्योंकि अगर हम जैसे साथ के फ्रेंड्स काफी लंबा हम लोग बोल रहे हैं तो इतना लंबा शायद टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर हम लोग समझा भी नहीं पा रहे कि एक्चुअली हम किस पॉइंट पे, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल दे रहे हैं। तो हमें कट टू कट कैसे इसका आंसर देना चाहिए, कि ऐसे एक एग्जांपल देके प्लीज आप थोड़ा सा बता दीजिए देखिए अभी जो कि हम इलोबरेट कर सकते हैं उसको कि कैसे आंसर दे। अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है तो हम पूरा इलोबरेट कर सकते हैं विद एग्जांपल्स, या कट टू कट आंसर पॉइंट वाइज दें। आप प्लीज इसका थोड़ा बता दीजिए। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू मी इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू पैनल, ठीक है। वैसे जिस हिसाब से सिर्फ 50 मार्क्स का इंटरव्यू है तो इतना टाइम तो मिलेगा नहीं। आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि उनको एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस दे आस्क, एंड इफ यू टेकिंग सो मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन तो इतना तो पॉसिबल होगा भी नहीं, इतना वो सुनेंगे भी नहीं। तो इसलिए आपने बिल्कुल सही बात बोली दैट वी हैव टू हैव कॉन्क्रीट पॉइंट्स। ऐसा मैंने कल बोला भी था, एक हमारे जो मेंबर है उनको मैंने बताया भी था कि ट्राई टू कीप योर आंसर शॉर्ट। बट यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि वी आर डिस्कसिंग सर्टेन पॉइंट्स। तो यहाँ पे एक तरीके से ये है कि अभी जैसे इन लोगों ने जो पॉइंट्स रखे उसमें आपने भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करी होगी, दैट इज
ये चीज जो है आपके दिमाग में एक तरीके से रहेगी। तो इट इज लाइक डेवलपिंग अ होलसम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो बोल रहे हैं तो एक तरीके का डिस्कशन ही चल रहा है, एंड ऑब्वियसली दे हैव स्टडीड ओवर दीज पॉइंट्स। तो हमारे भी दिमाग में ये रहता है कि ठीक है भाई, द अदर एस्पिरेंट्स आल्सो कैन रीड अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, अंडरस्टैंड इट इन मोर डेप्थ और डिटेल। तो ये है। और बाकी जो आप बोल रहे हो, तो जो हमारे सीवी सेशंस चल रहे हैं उसको हम बिल्कुल इंटरव्यू फेज में चला रहे हैं। ये जो आपका ये जो चल रहा है ये तो जीडी है, ग्रुप डिस्कशन है, तो इसमें ठीक है जो जो अपने पॉइंट्स रखना चाहे वो रख रहे हैं। बट जो आप बोल रहे हो कि किस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन वाला जो जो बेसिक वही फ्रेमवर्क के साथ जो चल रहा है वो सीवी डिस्कशन चल रहा है। उसमें बहुत पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होता है। अभी कुछ दिन पहले एक सेशन हुआ था हमारा, तो उन्होंने भी लिमिटेड आंसर्स दिए थे, और वो ऐसा नहीं था कि वो काफी डिले या बहुत ज्यादा बोल रहे थे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो इसी तरीके से वहां पे हम लोगों की प्रैक्टिस चल रही है सीवी डिस्कशन वाले में। यहाँ पर जो है ग्रुप डिस्कशन है, तो ठीक है इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखो ना, जो मेंबर्स हैं वो इतने बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स लेकर के आ रहे हैं। तो हम कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज हम उस हिसाब से सोच नहीं पाते, तो हमारा एक तरीके से इसमें दायरा बढ़ रहा है सोचने का भी। और जहां तक बात है कि इसको किस तरीके से कॉन्क्रीट वे में आंसर किया जाएगा, तो वो हम लास्ट में थोड़ा इस पे डिस्कस कर लेंगे। पहले एक बार बाकी सब लोगों के थोड़े पॉइंट्स ले लूं मैं, देन आई ट्राई टू सम अप द आंसर इन कॉन्क्रीट पॉइंट्स। ओके Okay, ma'am. Thank you. Understand the point. ओके ओके। एनीवन एल्स? कोई और कुछ कहना चाहे? आवाज आ रही है ना आप लोगों तक? जी मैम। कोई और कुछ कहना चाहें अगर? एनीवन? Good evening, ma'am. Ma'am, गुड इवनिंग। I would like to add just a just few lines because mostly जो बाकी friends मतलब जो बाकी लोगों ने सारे points रख दिए हैं, but I जी। think कि the relation between India and Russia, I don't think कि वो इतना effect होता है Quad के उसमें because Russia इंडिया को मैक्सिमम हर चीज में ही सपोर्ट कर रहा है। लाइक वो यूएनएससी की परमानेंट सीट पे भी सपोर्ट दिखाता है अपना, ब्रिक्स में, G20 में, सिक्योरिटी काउंसिल में भी। So I think, ma'am, their relations are the relations between both the countries are in a concrete form. There is some sort of geopolitical issues, or there are some quad games, I would say, but I don't think कि Russia would मतलब like backstab करेगा, but it is with India, I think. ओके हाँ, because क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव था सारा भी जितना भी सब लोगों ने बोला, बिकॉज मुझे इस बारे में थोड़ा सा नहीं आइडिया है था, बट हाँ ये पॉइंट्स बहुत ही है तो मैंने भी लिख लिए हैं। सो आई विल ऑल्सो हाँ इसका। ओके, और कोई कुछ अगर कहना चाहे? आई थिंक काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर किया, और बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स आए हैं आप लोगों की तरफ से। तो लास्ट में बस यही है कि हाँ, वहां पे आप कह सकते हो यू कैन सपोर्ट योर आंसर, इधर यू कैन गो विद यस और यू कैन गो विद नो। नाउ इफ वी से दैट द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया दे हैव स्ट्रेन्ड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड, तो उसमें दो तीन पॉइंट्स क्या लिख सकते हो? सबसे पहली बात, देयर इज news, or there have been instances wherein in recent times Russia is having, or Russia has started developing close relations with China that might impact India in one way or the other. And it is possible that because of India's close relations or having an association with Quad or becoming a member of Quad, maybe that has resulted in the close ties between Russia and China. ठीक है, that is one point you can say. अच्छा, अब अगर आप नो कहो तो नो में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि द रिलेशंस व्हिच वी हैव विद रशिया देव बीन वेरी फ्रेंडली। सेकेंडली, इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी, जैसा भी आपने बोला था, बिकॉज वी आर focusing on having a multipolar world. We don't want the world to get divided into two poles or have a bipolar policy or resulting in Cold War type of situation. So इसमें since we want or we thrive for a multipolar world, so there is also another thing that India focuses on having an independent policy or independent relations with different countries. So having some sort of friendly relations with one or two nations should not or would not impact the relations with other
nations. All right. उसके अलावा क्या है कि we've had friendly relations, और जैसे आपने कुडानकुलम एंड ऑल जो आपने मेंशन किया इसमें ऑलरेडी, तो इन रिसेंट टाइम्स वी हैव नॉट ऑब्जर्व्ड एनीथिंग कि भाई देयर हैज बीन एनी स्ट्रेन इन द रिलेशनशिप्स. उसके अलावा क्या है, हमारे इतना ज्यादा वहां से इंपोर्ट हो रहा है अभी, हमारे जो ऑयल का इंपोर्ट है दैट हैज इनहैंस्ड इवन आफ्टर द फैक्ट दैट वी हैड रिलेशन विद गॉड. उसके अलावा क्या था कि आपका जिस टाइम पे वैक्सीन का हुआ था या जिस टाइम पे कोविड हुआ था उसके टाइम पे भी हम लोगों के बहुत अच्छे रिलेशन रहे. तो नो कहने में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं. तो इस तरीके से 3-4 पॉइंट्स जो आपने ऑलरेडी मेंशन करे वहां पे कॉन्क्रीट वे में, जैसे अभी अपने हमारे एक मेंबर उन्होंने बोला कि कॉन्क्रीट पॉइंट्स बोलने होंगे, तो ये 3-4 चीजें आप वहां पे मेंशन कर सकते हो कॉन्क्रीट तरीके से अगर जानो, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम ऑब्वियसली नहीं मिलेगा वहां पे. तो पॉइंट इंटरव्यू के पॉइंट से या तो यस बोलो या नो बोलो, तो ये जो पॉइंट्स हैं आप वहां पे मेंशन कर सकते हो. ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं. तो देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट फायर्स रिसेंटली इन उत्तराखंड. सजेस्ट सम सॉल्यूशंस टू दैट इशू. I'll repeat the question. There has been an increased incidence in forest fires in Uttarakhand. Suggest some solutions for that issue. मैम सोल्यूशन ही देना है सिर्फ? हाँ, बस solutions. मैम फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स बढ़े हैं, इसके कुछ सोल्यूशंस जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा वो है मैम, पहले तो पाइनस रॉक्स बरगई है उसको रिप्लेस करने की कोशिश की जानी चाहिए ब्रॉड लीफ वाले उससे प्लांट से, क्योंकि पाइनस रॉक्स बरगई की जो डूल है या जो पाइन नीडल है वो फायर का बहुत बड़ा कॉज है. उसके बदले में हम लोग बांज और ऐसी वैरायटीज लगा सकते हैं जो ना सिर्फ लोकल कम्युनिटीज के लिए बेनिफिशियल हैं और फायर को भी बढ़ने से रोकती हैं. दूसरा सर मैम, जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए फायर बुझाने के लिए. इसके पर्यावरण मित्र और इस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के वो लिए जा सकते हैं. तीसरा, वाटर होल्स और फायर लाइंस डेवलप की जा सकती हैं. तीसरा, जिन इलाकों में चीड़ की का वेजिटेशन बहुत है वहाँ पीरूल बेस्ड पाइन नीडल बेस्ड पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं. और पीरूल कलेक्शन जो अभी रेट ₹1 किलो है उसको हम बढ़ा सकते हैं ताकि लोगों को और इंसेंटिव मिले पीरूल के कलेक्शन और उसको बेचकर अपनी आजीविका बढ़ाने का. और मैम दूसरा, फायर सीजन के टाइम पे अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि लोग बीड़ी उड़ी पीकर कोई एक्सीडेंटल फायर ना लगाएं. बस ये पॉइंट है मेरे. वेरी नाइसली कवर्ड. काफी बढ़िया पॉइंट्स बताए आपने. और कोई कुछ ऐड करना चाहे? Ma'am, I would like to add some points. In previous 10 years, there has been a lot of increasing case of forest fires. Ma'am, mainly, I would suggest कि forest fire जो officers होते हैं, they should arrange and manage the awareness programs. Firstly, secondly, they should plant more of the plant species which are less probable of getting fire in windy seasons. Secondly, जो tourist होता है, they should be like जो सफारीज और सर्टन थिंग्स में उसमें जो सिगरेट्स या फिर स्मोकिंग वो है उनको बैन करें या फिर उसका प्रॉपरली मॉनिटरिंग हो. एंड सेकेंडली, यूजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर्स which helps to detect wildfires at an early stage. Then secondly, monitoring of temperature, humidity, barometers, like pressure points also. इसके लिए थोड़ा सा जो फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं या फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं, दे शुड लाइक उनका एनहांस उनकी ट्रेनिंग्स एंड थोड़ा स्किल डेवलपमेंट. सेकेंडली, जो की व्हीकल्स होते हैं उसमें ड्राई जो ग्रासेस होती हैं या ड्राई शर्ब्स होते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए वहाँ पे, बिकॉज उनके फ्रिक्शन से या फिर कोई भी फ्यूल लीकेज से तो थोड़ा इट कैचेस फायर. And secondly, ma'am, the climate change is one of the biggest factors. Then we should check the weather as well as the drought conditions somewhere, because I've read in a magazine, Down to Earth only, it's saying that the mountains are becoming the new deserts of our ecosystem. So I think this would be thing, or construction of fire watchtowers, providing trainings to the local communities and
doing more awareness programs with the local people of the forest area or the tribal which are like जैसे गडरियाज हैं या फिर और different tribes हैं जो mountains में they travel in the seasons, तो उनको थोड़ा सा और ट्रेन किया जाए बिकॉज वो कहीं भी लाइट करके आ जाते हैं या जैसे पाइन नीडल्स हैं ये सब है क्योंकि वहाँ पे उसका फॉरेस्टेशन ज़्यादा है. सो दिस मे बी ऑल्सो लिड बाई ह्यूमन एज वेल एज नेचुरल फैक्टर्स विंड्स और बाई मैन मेड. सो आई थिंक कि थोड़ा सा अवेयरनेस की तरफ अगर हम जाए तो वी कुड प्रिवेंट अ लॉट. थैंक यू. Okay, good points. Anyone else? मैम आई वुड लाइक टू ऐड मैम, थोड़ा सा अलग आंसर होगा मेरा मैम, कि जो हिमालयन इकोलॉजी है मैम वो काफ़ी हद तक डिफर करती है कंसिडरिंग अदर इकोलॉजीज. सो देयर आर सर्टेन हाइट्स वेयर only some kind of trees and plants can grow. So pine is one of those trees which could survive at that altitude. So we cannot say कि हम वहाँ पर कोई और plant कर देंगे tree और ये. Ecology is something that fit itself the best naturally. So I don't think there is some human intervention that are necessarily to be put in and disturb the natural ecosystem. So better would be we can best try what best trees can grow there. We can put in some seeds like the initiative which we did the last time on 15th of August, I think, if I'm not wrong, that beach bomb of different trees. So these kind of initiatives can be fruitful and be useful for the ecology. Also, I would like to add that the kind of forest fire we are facing in Uttarakhand are 90% man-made. So this has been admitted by the State Forest Department in an affidavit to High Court. So definitely it is the man-made things that are causing the trouble. So we need to do the improvement on our side, and that could be increasing the minor forest rights produce. So increasing the rights over those minor forest produce. So pinus, which is the major cause, the leaves shed by it are the minor forest produce and can be collected by the local communities for their livelihood, for burning as a fuel. Also, there are some researches that tell the pinus is used for along with colza for the formations of these roads. So these kind of things can be done. Also, when we engage the local communities in the management of forest, definitely the net that pine leaves after shedding creates, that can be disturbed, and the wildfire cases can be controlled through that. I'm getting my point, ma'am. Because of the spread of leaves, there is continuity in fire. So involving local communities, that connectivity can be broken, can be halted. So that's my view. Okay. Ma'am, I would like to add just one point. Ma'am, as the one which is before, जो अभी मुझसे पहले बोल रहे थे, actually, ma'am, in British era, the Britishers have I was going to say that. In the British era, ma'am, the Britishers have altered our hill ecosystem just for their for the production of timber. They have highly disrupted our indigenic plant species. Ma'am, mainly the Uttarakhand का जो mid Himalaya range है या शिवालिक Himalaya range है, there was a lot of ringle और hill bamboo. वो उसकी endemic species थी जो बहुत ज़्यादा widely spread थी. The Britishers have purposely taken out that species and put silver oaks, pines, and lot other devdar, these types, because they have a elongated and straight woods for their ship, for the making of ship or the ship industries. So ma'am, obviously उस time पे it's not affecting, but right now it is affecting a lot. So I would like कि और बल्कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है और FRI के साथ बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलते हैं जिसमें लोकल पीपल ऑफ
the small villages or the nearby areas, they come for a training कि आप endemic ये वाले plants लगाइए जिससे forest fire उस तरीके में, because जो रिंगल हिल बैम्बू है उसकी एक स्पेशलिटी क्योंकि वो बहुत डेंस होता है, तो विंड में भी इतना जल्दी मूव नहीं करता है, या उसकी जो लीव्स होती हैं, या बिकॉज बैम्बू इज अ फॉर्म ऑफ ग्रास, सो उसका इतना लीव्स जो इतना उसमें इतना फ्रिक्शन नहीं होता है व्हिच क्रिएट्स अ लाइक फायर इन अ ड्राई सीजन, और मैन मेड भी उसकी वजह से कम होता है, एंड सेकेंडली उससे वाटर का जो अंडरग्राउंड वाटर है दैट ऑल्सो हेल्प इन रिप्लेनिशिंग. सो हम कहीं ना कहीं जो हमारे पास के थोड़े काम है which is now still like is being affecting today's ecosystem or the biodiversity of this area, मतलब Himalayans, especially the Uttarakhand one. भैया आपके ही ग्रुप डिस्कशन में से पॉइंट आ गया which I was about to discuss और से, तो भाई ऐसा है, सबसे पहली बात जो पाइन है that is not endemic, okay, it is an exotic species that was introduced by the British, तो इसलिए जो हाईली इन्फ्लेमेबल एंड इसका जो स्प्रेड हुआ इतना ज्यादा इन उत्तराखंड, that could be attributed to the fact that it is basically an exotic species that was brought into our region by the British. Okay, पहली बात तो ये आ गई. दूसरा, ऑलरेडी जैसे कई सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले आप लोगों के बीच में से, कई शॉर्ट टर्म और कई सारे लॉन्ग टर्म आप लोगों ने इसमें सजेस्ट करे मेजर्स, जैसे कि पिरूल लीव जो थे वो हाईली इन्फ्लेमेबल है, उसके कलेक्शन की बात करी गई, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करी गई. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि ठीक है भाई इसके थ्रू आप एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करो. थर्ड थिंग जो आपने बहुत अच्छी बोली वो ये था कि 90% जो फायर है दैट इज मैन मेड और एंथ्रोपोजेनिक, तो दैट इज समथिंग विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि भाई इतना एंटी सोशल एलिमेंट्स आर देयर, दे आर पर्पसली क्रिएटिंग फायर और दे आर पर्पसली डूइंग दीज थिंग्स. तो इस तरीके से जो जिस तरीके से आपने बोला कि ठीक है पर्यावरण मित्र की भी बात करी गई, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द फॉरेस्ट गार्ड्स, तो इनका जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए, दे हैव टू बी वेरी, दे हैव टू हैव अ विजिलेंट आई, एंड इस टाइप के जो मिसक्रिएंट्स हैं उनको प्रॉपर फाइन, इसका भी हम लोगों को ध्यान में रखना है, और अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको इस तरीके से फाइन किया जाए कि ठीक है बट इन फ्यूचर दे डोंट रिपीट सच थिंग्स. और अवेयरनेस ऑब्वियसली नीड्स टू बी स्प्रेड. जैसे अगर हम बात करें कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां टूरिस्ट एंड ऑल दे विजिट, तो वहां पे उनसे कहा जाता है डू नॉट लिटर, या देयर इज अ फाइन फॉर दिस थिंग इफ यू आर गोइंग टू लिटर और इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट सच मिसहैप्स. तो उनका क्या है कि इस तरीके से भी कह सकते हैं कि स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ठीक है भाई somebody is smoking, उन्होंने उसको ऐसे ही थ्रो कर दिया, देन वहां पर क्योंकि पिरूल लीव्स एंड हाईली इन्फ्लेमेबल दे कैच फायर एंड देन दैट कॉजेस अ डिस्ट्रक्शन ऑफ सो मच ऑफ फॉरेस्ट एरिया. तो क्लाइमेट चेंज एंड ऑल इज देयर फॉर श्योर. तो हम जो है लॉन्ग टर्म में ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज नीड्स टू बी मिटिगेटेड. उसमें यही है हम लोगों को, वी नीड टू फोकस ऑन रिफॉरेस्टेशन, वी नीड टू फोकस ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, वी नीड टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग द लाइफस्टाइल और गेटिंग क्लोजर टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी चीज मेंशन कर सकते हो. बट वही मेन चीज आपने ऑलरेडी बता दी है कि ठीक है भाई जो एक्सीडेंटली फायर कॉज कर रहे हैं उन लोगों को पहले प्रॉपर अवेयरनेस फैलाई जाए, उन लोगों को फाइन किया जाए, देन लीव कलेक्शन स्टार्ट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो. देन आपने एक और चीज बोली कि भैया ठीक है ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करी गई. देन आई थिंक वाटर होल्स के बारे में कुछ बताया आप लोगों ने, तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप लोगों के बीच में से आ गए. ग्रुप डिस्कशन का एक तरीके से फ्रूटफुल रहा. ऑलराइट, अच्छा और कोई अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहे, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं. और कोई कुछ कहना चाहे? मैम लाइक ऑलमोस्ट तो डिस्कस हो ही चुके हैं, जैसे इसमें और एलोबरेट कर सकते हैं कि सरकार ने एक पिरूल पावर प्रोजेक्ट का भी शायद जो डुंडा उत्तरकाशी में शुरू किया था 2018 में, कि वो पिरूल जो फायर को कैच करते हैं उन्हीं का यूज करके, उन फ्लावर्स का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो उससे क्या हुआ कि एक तो हमारे पिरूल जो है जो फायर कॉज कर रहे थे वो उसके बजाय हम एनर्जी बना रहे हैं उसकी, उससे काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है. ये पहला पॉइंट एक विद एग्जांपल बोल सकते हैं. सेकंड ये है कि मैम और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके लाइक विद द हेल्प ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर लोकेशंस में फायर, अगर फॉरेस्ट फायर किसी भी रीजन से हुई है, तो जल्दी से जल्दी वहाँ पे टीम को वहाँ पे रीच कराया जाए, जैसे एनडीआरएफ जो भी पर्टिकुलर टीम उसको कराया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्दी इसका उसको जितना भी डैमेज होगा उसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जाए. तो ऐसे ही कुछ लास्ट से लास्ट ईयर उत्तराखंड में एनडीआरएफ टीम ने बहुत अच्छा फॉरेस्ट फायर के रिस्पेक्ट में किया था, तो उनको अप्रिशिएट भी किया गया था. तो कि काफी अच्छे से उन्होंने फॉरेस्ट फायर की जो प्रॉब्लम्स है उसको हैंडल किया था. हाँ, इसमें एक और चीज भाई, ऐसी डिस्कशन से एक और चीज ध्यान आई मुझे, ड्रोन्स का भी आप यूज कर सकते हो, राइट? इस तरीके के एरियाज में इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू रीच देयर, यू कैन मेक यूज ऑफ ड्रोन्स.
फॉर मॉनिटरिंग इस तरीके की एरियाज में, मॉनिटरिंग एज वेल एज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, ड्रोन्स का भी आप इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी से अभी आपने बात करी, इसमें जीआईएस की भी बात कर सकते हो, इसमें ड्रोन्स की भी बात कर सकते हो। वेरी नाइस पॉइंट, ये चीज रह गई थी। ऑल राइट, और कोई कुछ कहना चाहेंगे या फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं? Next topic, ma'am. Okay, so the next question is suggest solutions to deal with migration in Uttarakhand या out migration in Uttarakhand. Suggest solutions to deal with out migration in Uttarakhand. पलायन को रोकने के लिए, उत्तराखंड से पलायन को रोकने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। मैम, पलायन को रोकने के लिए सबसे मेन जो कारण होता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, इन हिली एरियाज। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग शहरी एरिया में जाते हैं। ओनली अगर रीजंस बताने, सेकंड रीजन जो है कि अगर एग्रीकल्चर है सॉल्यूशंस रूरल, बताने, ओके ओके ओके, तो मैम सुझाव दीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट, ओके ओके, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को एड्रेस करके हम माइग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसका सेकंड मेन कारण भी है कि जो एग्रीकल्चर है इन रूरल एरियाज वो इतने प्रॉफिटेबल नहीं है, जिस वजह से तो हम एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाएं, जिससे कि जो लाइक कैश क्रॉप्स अगर वहां पर हो सके, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर की ओर जा सके, सिर्फ ट्रेडिशनल क्रॉप्स के अलावा, तो उससे भी इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सकता है। सेकंड, जो गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स, डिफरेंट इनिशिएटिव उसको और ग्राउंड लेवल पे अगर हम लगाएं तो उससे और प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे मेन और भी दिक्कत है माइग्रेशन की, लोग फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, फॉर अदर बेसिक एमेनिटीज के लिए भी लोग सिटीज की ओर मूव करते हैं। तो लाइक आज के ही न्यूज़पेपर में एक नई स्कीम थी डॉक्टर से रिलेटेड, कि डॉक्टर यू पोर्ट वी पे करके एक स्कीम थी कि हिली एरियाज में डॉक्टर वहां पर अपॉइंट किए जाएं और वहां पर ही अवेलेबल हों डॉक्टर्स, जिससे कि लोगों को सिटीज एरिया में, तो फॉर बेटर फैसिलिटीज के लिए जो सिटीज एरिया में लोग मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, वो उनको वो सारी फैसिलिटीज अपने रूरल एरियाज में मिल सकें कि जिससे वो माइग्रेट ना करें। तो और मैम उसको लाइक एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है? होम स्टे कॉन्सेप्ट उत्तराखंड में काफी फेमस हो रहा है कि जैसे लोग होम स्टे अपने घर पर ही एक रूम अवेलेबल करा सकते हैं। अगर कोई भी टूरिज्म के लिए आता है, बेसिकली टूरिज्म सेक्टर को और प्रमोट किया जाए रूरल एरियाज में, और होम स्टे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बढ़ाया जाए। तो ये कुछ कारण है जिससे कि हम माइग्रेशन को एड्रेस कर सकते हैं, प्रॉब्लम को। थैंक यू। ओके ओके, और कोई कुछ ऐड करें इसमें, कोई पॉइंट्स रखना चाहें? Ma'am, I would like to add solutions for the migration from Uttarakhand. Ma'am, firstly, I'll say the points and then I will give some examples also. Like establishment of institutions, different institutions in field of health, education, hospitals, and tourism. And firstly, just in today's current affairs, we have studied that Uttarakhand is trying to open new technical universities in Kumaon and Garhwal regions. So the mostly the youth के मतलब जो बाहर के लिए बाहर दूसरे स्टेट्स में पढ़ने के लिए जाता है, they can also sustain their studies here. Secondly, development of infrastructure means new buildings and new skill centers or employment centers are being generated. There are different herbal parks, horticulture centers, and different service centers are being opening in Uttarakhand. Even government is attracting a lot of outer investment in our state की जिससे employment बढ़े in every state, in every sector like IT, hospitals, horticulture, agriculture, especially then imparting high education, that is कि हम अगर अपनी जो technical educations है उसको और better करें, और schooling, primary and secondary schoolings have been opened like 200 and every other amenities. Secondly, modern innovation in agriculture fields. Agriculture, as we know, 70% of our country is engaged in agriculture. So the hill agriculture is little bit different from the plain agriculture. We have a hill ecosystem is in different. Like now government is also encouraging women's by Ghasiari scheme. It is providing tools
फॉर द वुमेन्स की वो आराम से अपना फॉडर कलेक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री को वो कर सकें। सेकेंडली हॉर्टिकल्चर है तो उसमें ऑर्चिड्स के लिए, एप्पल ऑर्चिड के लिए आज के मतलब जो सीएम है, सीएम प्रोग्राम, उन्होंने नई स्कीम्स लॉन्च की है जिससे वी कैन ऑल्सो बिकम as productive as Jammu and Kashmir and Himachal. So Uttarakhand apple is also being trying कि वो उस रेस में आए। सेकेंडली कैश क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं, जैसे द एक्सोटिक वेजिटेबल्स लाइक मशरूम, केल, टमाटोज। जनरली जो जब प्लेन्स में वो चीज़ नहीं होती हैं तो माउंटेन्स में टमाटोज की बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। सो इट कैन कैप्सिकम्स, दिस ऑल थिंग्स हैव बीन कि उनके लिए गवर्नमेंट दे प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एज वेल एज लोन, micro loans from cooperative societies or the state banks. And secondly the hospital की माउंटेन्स में उनकी थोड़ा कम हॉस्पिटल्स हैं बट गवर्नमेंट डॉक्टर्स आर बीइंग अपॉइंटेड देयर आर बीन दिस एयर एम्बुलेंस आल्सो बीइंग इंट्रोड्यूस नाउ। सो अगर ये सारी चीजें मतलब दे आर बीइंग देयर, अभी नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर जगह पहुंच गई है, बट हाँ धीरे धीरे गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक ऑल दीज थिंग्स। तो मैम इससे जो माइग्रेशन रेट है वो थोड़ा कम होगा। आई विल नॉट से कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बट हाँ कि धीरे धीरे अब लोग बाग अब वापस हिल्स में वापस आना शुरू कर भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। सो आई थिंक दीज आर द कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस लाइक थैंक यू। अच्छा, मुझे एक पर्सनल मैसेज आया है कि आपने वाटर होल्स कहा था, तो मेरे शायद मुंह से वाटर होल्स निकल गया था। वो वाटर होज है बेसिकली, वो उसमें क्या कॉन्सेप्ट है उनको समझ में नहीं आया। तो वो ये था, वाटर होज से कहने का ये मतलब है कि पानी की नली से मतलब है कि जैसे उनका ये पॉइंट था कि जगह जगह पे पानी अवेलेबल हो जाए, ताकि अगर फॉरेस्ट फायर जैसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो उसको पानी से डाउस कर सके, मतलब उसको पानी से हम बुझा सकें आग को। ये था उसका बेसिक फंडा। और उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे पहुंचेगा पानी वहां तक। देखो भाई ऐसा है, स्रोत का पानी आप सभी जानते हो, ठीक है। उत्तराखंड में कई सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे स्रोत पाए जाते हैं, मतलब वाटर ऑलरेडी जो हमारा एक तरीके से ग्राउंड वाटर है वो निकलता है बाहर। तो उसका यूज करते हुए अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो वहां पे पानी से आग को बुझाया जा सकता है। ठीक है, आई होप आप क्लियर हो, जिन्होंने वो क्वेश्चन पूछा उनको समझ में आ गया वो पॉइंट। तो ठीक है, फिर यही वाले टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। और कोई अगर कुछ कहना चाहें इस पे, माइग्रेशन के सॉल्यूशंस के बारे में। एनीवन? वैसे काफी सारे पॉइंट्स कवर हो ही गए हैं इस पे, सॉल्यूशन ऑफ माइग्रेशन में। कोई और कुछ अगर ऐड करना चाहे? वही है भाई, बेसिक एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल, देन बाकी इंस्टीट्यूट्स का डेवलपमेंट जैसे अभी आपने बोला। और कोई कुछ कहना चाहे, अगर ऐड करें कोई पॉइंट्स? मैम फिलोसॉफिकल अगर पॉइंट डालना है तो इसको गांधी जी का कॉन्सेप्ट ग्राम स्वराज से जोड़ सकते हैं मैम, कि डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ विलेजेस, लोकल लेवल पंचायत, और उन्हीं को स्ट्रेंथन करके है और वहीं पे रिसोर्सेज और पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस का पहुंचा कर मैं सब ठीक किया सकूं। ओके, और कोई अगर कुछ ऐड करना चाहें? कोई भी कुछ ऐड करना चाहे अगर, बोलिए भाई। ये तो इतना ओपन एंडेड है, इसमें तो ये पक्का पूछा जाएगा इंटरव्यू में, इसमें तो पॉइंट होने चाहिए आपके पास। हाँ भाई, बोलो। मैम एक चीज देखी जा सकती है कि बॉर्डर एरिया में जो घोस्ट विलेजेस डेवलप हो रहे हैं मैम, उनको चेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसके लिए वो स्कीम्स हैं ही, वाइब्रेंट विलेज स्कीम है, और एक मैम हिम प्रहारी करके एक फोर्स डेवलप करी है मैम सेंटर ने, विद द हेल्प ऑफ पुलिस एंड द आर्म फोर्सेस। तो मैम वो वही सब माइग्रेशन को चेक करने के लिए एटलीस्ट इन द ऑन द फ्रंट लाइंस, ऑन द फ्रंटियर्स ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स, तो इन एरियाज में जो है मैम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, और कोई कुछ ऐड करना चाहें अगर?
देखो भाई, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो छूट गई डिस्कशन में वो है रूरल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन प्रिवेंशन कमीशन। ये भी बनाया गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें क्या है, तो इसमें आप ये चीज भी मेंशन कर सकते हो कि रिवर्स माइग्रेशन करने के लिए ऑलरेडी एक कमीशन को सेटअप कर दिया गया है। और शायद इसका एक क्वेश्चन पूछा था, अब पता नहीं लोअर पीसीएस में पूछा है या अपर पीसीएस में पूछा है, लेकिन इस पे शायद एक क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी यूपीपीएससी में। लोअर पीसेस के प्रीलिम्स में पूछा है। ओके, तो ये पूछा हुआ है, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, जो ये कमीशन है। और भी कोई अगर कुछ ऐड करना चाहे पॉइंट्स? बाकी सॉल्यूशंस तो आपने दे ही दिए, और भी कुछ अपनी तरफ से और कोई पॉइंट डिस्कस करो भाई। ग्रुप डिस्कशन का यही है कि पॉइंट्स आने चाहिए। मैम एक रिवर्स माइग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट जो सामने आया था मैम, वो कोविड-19 के टाइम पे आया था, जब जब स्टेट के रेजिडेंट्स जो है मैम वापस आना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने टुवर्ड्स देयर होम टाउन्स, और जो घोस्ट विलेजेस थे वो भी ऑक्यूपाई करे गए थे और लोग वहाँ पर आकर रहना स्टार्ट हुए, और एंड मेजॉरिटी ऑफ देम हैव स्टेड देयर फाइंडिंग सम अपॉर्चुनिटीज, but it was also found that majority of them didn't like to work in the self-sustaining programs like मनरेगा. So we this indicates कि हमें जो है थोड़ा सा better employment opportunities के ऊपर फोकस करना पड़ेगा rather than sustainable policies को ना देखते हुए सर, कि जो सिर्फ लोगों को लाइवलीहुड इंश्योर करे लेकिन एटलीस्ट अ बेटर लाइफ ऑन हिल्स. ओके, अच्छा, आई एम शेयरिंग वन लिंक विद ऑल ऑफ यू। ये है आपका गवर्नमेंट का एक वेबसाइट, ठीक है। उसमें क्या है कि यहाँ पे इन्होंने मांग रखे हैं कि आप चाहो तो रिवर्स माइग्रेशन के लिए अपने सजेशंस दे सकते हो, ठीक है। एक बार इसको देखना, उसमें लोगों ने क्या क्या किया। देखो भाई, उसमें लोगों ने क्या कमेंट कर रखा है, वर्क ऑन रिवर्स माइग्रेशन। उसमें कह रहे हैं चकबंदी इज वन सोल्यूशन। देन उसके बाद और भी हैं कुछ सजेशंस दिया, मतलब ये पब्लिक की तरफ से आए हैं सजेशंस, तो अगर चाहो तो इसको भी एक बार रीड कर सकते हो, राइट, कि रिवर्स माइग्रेशन के लिए क्या किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने भाई ये पब्लिक से मांगे हैं, तो पब्लिक ने उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो मे बी यहाँ से भी आपको कोई पॉइंट्स मिल जाए। ओके, ये भी चीज मेंशन कर सकते हो कि ठीक है, इवन गवर्नमेंट इज सेइंग कि ठीक है भैया जो है, हाँ देखो, एक इसमें सजेशन है कि कैपिटल जो है पहाड़ में शिफ्ट कर दो। अगर पहाड़ में कैपिटल शिफ्ट कर दोगे तो माइग्रेशन 50% लेस हो जाएगा, ऐसा एक किसी ने लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। उसके अलावा क्या है, लोन फॉर स्टार्टअप्स दैट विल क्रिएट मेनी जॉब्स। अब ऑब्वियसली जैसे अभी आपने बताया कि जिस टाइम पे कोविड-19 था, कई सारे लोग वापस लौटे, तो उनको जो है सब्सिडाइज्ड लोन्स या लोन्स एट वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट भी दिए गए, ठीक है। इस तरीके की अगर फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएं, और बाकी तो है ही, देखो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की आप लोगों ने बात करी, वो भी पॉइंट है। फिर आज हम लोगों ने बात करी कि ठीक है, जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें हम इतना इतना जो है सब्सिडी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। चाहे वो माइक्रो की बात करी, उसमें इतना परसेंट था, 75 lakhs था। देन 75% तक सब्सिडी थी, तो वो जो उसका डेटा था वहां से देख लेना एक बार। उसके अलावा क्या किया उन्होंने, कहा भाई हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करेंगे, तो हम जो इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएंगे, इसलिए हम लोगों ने जो है पंतनगर के पास का एरिया हमने उसको डिमार्केट कर लिया कि यहाँ पे हम लोगों ने करना है इसको डेवलप। साथ ही साथ हम लोगों का क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है कि स्वरोजगार योजना चल रही है, उसमें क्या है, सौर स्वरोजगार योजना चल रही है, उसमें भी हम लोग जो है सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग एट वेरियस लेवल्स कि ठीक है भाई, लोगों को यहीं के यहीं एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग जॉब सीकर्स दे बिकम जॉब प्रोवाइडर्स। तो ये भी चीजें आप वहां पे मेंशन कर सकते हो, ऑलराइट। और कोई अगर कुछ कहना चाहें? Ma'am, I want to say something on it. बस बोलिए। Ma'am, the food processing industry is based on the local fruits and other fruits, vegetables and other crops which are grown in hilly areas. They should be established in these hilly regions so that they could attract the good amount of capital and good amount of employment will be generated, and people living in hilly areas will get employment uh, in their local areas. So if they will get employment, naturally the good schools and hospitals will be opened in these areas, and this will drive our economy, our hilly economy, as well as the problem of migration will also be solved. ओके, राइट। और कोई कुछ अगर कहना चाहे? देखो भाई, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का वहां पूछेंगे इंटरव्यू में,
इसमें अच्छे खासे कॉन्क्रीट पॉइंट्स, अपने एटलीस्ट 5 कॉन्क्रीट पॉइंट्स तैयार करके ले जाना, और ऐसे तैयार करना कि वहां पे मतलब इंप्रेस हो जाए वहां पे इंटरव्यू पैनल आपसे। इतने बढ़िया पॉइंट्स होने चाहिए। ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मान के चलो। माइग्रेशन पे हो गया, और दूसरा जो है आप लोगों का ये फॉरेस्ट फायर्स, तो मे बी दे डोंट आस्क, बट माइग्रेशन तो डेफिनेटली दे आस्क, आई एम श्योर अबाउट इट, बिकॉज ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। तो इसलिए इसमें मिनिमम 5 कॉन्क्रीट पॉइंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली वहां इतना टाइम नहीं मिलेगा। 50 मार्क्स का ही है इंटरव्यू, 15 मिनट से ज्यादा नहीं होगा वहां इंटरव्यू किसी का भी, मेरे ख्याल से 15 या 20 मिनट से ज्यादा तो नहीं खींचेंगे। तो ये क्वेश्चन तो भैया तैयार कर लेना। Ma'am, I want to add something else. हम्म Ma'am, solutions are many, but we have to see that these solutions are sustainable or not. हम्म If they harm our environment, then there is no way we have to go for these solutions, because we हम्म already are facing problems of these landslides and other ecological imbalances. हम्म So we have to go for sustainable solutions. हम्म ओके, राइट। And thirdly, we have to improve our connectivity for major cities and capitals. हम्म ओके, और कोई कुछ कहना चाहें अगर? ओके, मैम आई एक थिंक आइडिया है कि जो, हेलो बोलिए बोलिए। मैम, एक आइडिया है कि जो लॉस्ट हिल टाउन्स है मैम, जो जिनकी ग्लोरी लॉस हो चुकी है आज की तारीख में, जो रेलेवेंट हम्म थे और रेलेवेंट नहीं रहे, जैसे कि हर्षिल एक एग्जांपल है मैम, हर्षिल हम्म उत्तरकाशी, उसको एक मसूरी की लाइन पे मैम, ऑन द लाइंस ऑफ मसूरी उसे डेवलप करा जाए कि दैट इट हम्म बिकम्स अ हिल स्टेशन दैट पीपल अट्रैक्ट, दैट पीपल एंड एट इंटरनेशनल लेवल गॉट गेट अट्रैक्ट्स टू इट। तो इस हम्म तरीके की लाइंस पे मैम कुछ हिल टाउन्स डेवलप करने चाहिए इन द रिमोट एरियाज। हर्षिल एक एग्जांपल है मैम उसका। ऑल राइट। तो ये जो अभी घोस्ट विलेज वाली भी बात हुई थी, और बॉर्डर टूरिज्म भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। बॉर्डर्स में जब तक लोगों को बसा पाना मुश्किल है, तब तक वहां पर इस तरीके से टूरिज्म को डेवलप किया जाए, ताकि धीरे धीरे लोगों का वहां जाने की इच्छा बढ़े, और जो वहां जो अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं, उनको जब दिखे कि यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो वापस वो लौटने लगे, रिवर्स माइग्रेशन होने लगे। और कोई कुछ अगर कहना चाहें, अदरवाइज वी एंड द सेशन। Astronomical tourism, ma'am, stargazing, etc. This could वेरी also be नाइस, done. वेरी नाइस, यस यस, ये हैंडले में हुआ है लद्दाख में, वेरी गुड। काफी अच्छा पॉइंट बोला आपने। देखो ऐसी डिस्कशन में पॉइंट्स आते हैं। देखो नया पॉइंट मिला है, जैसे हैंडले में हुआ है, अभी क्या हुआ है ये, वहां क्या हुआ, हैंडले बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड पे है, वहां पर ये क्या आ गया कि स्टार गेजिंग एंड ऑल की फैसिलिटी स्टार्ट कराई गई। तो सेम चीज हम उत्तराखंड में भी कोई ऐसा लोकेशन ढूंढ सकते हैं जहाँ से इन्वायरमेंट इतना सेरीन हो, इतना क्लियर हो, इतना क्लीन हो कि आराम से वहां से देख पाए। जैसे जो नैनीताल में जो हमारा वो है देवस्थल है, क्या है, एरीज है, जो वहां से हम लोग ऑलरेडी ऑब्जर्व करते हैं, वहां इतना बढ़िया हमारा अभी चल रहा है, टेलीस्कोप एंड ऑल है। तो इसी तरीके से स्टार गेजिंग भी एक तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी नाइस पॉइंट, वेरी गुड। मैम आई वुड लाइक टू ऐड, मैम जो हमारे स्टेट फेस्टिवल्स होते हैं डिफरेंट, मैम उनका प्रमोशन करें। हम्म we can invite different state people to watch those things, ट्रेड राइट फेयर्स राइट। हुए। हाँ जी, हम्म जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, और वन डिस्ट्रिक्ट टू फूड प्रोडक्ट्स वाला वो है, उसको भी मैम थोड़ा और एक अच्छे लेवल पे उसको और शोकेस किया जाए तो could be, this could also be help in providing employment as well as tourism बढ़ेगा तो थोड़ा रिवर्स माइग्रेशन हो सकता है। राइट, ओके। और कोई कुछ अगर कहना चाहे? सैयद, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव शेयर्ड देयर थॉट्स ऑन दिस। अच्छा खासा हम लोगों का ये डिस्कशन हो गया। एक बार वो जो लिंक दिया है उस पर एक बार गो थ्रू कर लेना, क्या पता वहां से भी कोई पॉइंट मिल जाए आपको, जो लोगों के सजेशन है उसमें। तो ठीक है, फिर सेशन एंड करते हैं। Okay, ma'am. ओके, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। यू वेलकम, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू।